चलिए, तो देखते हैं अभी तक सैलरी चैप्टर में अपन ने शुरू से क्या पढ़ा है, एक बार फटाफट से देखते हैं। देखिए, हमने स्टार्ट किया था सैलरी चैप्टर, तो सबसे पहला सेक्शन हमने पढ़ा था सेक्शन 15, जो कि हुआ करता था हमारा चार्जिंग सेक्शन। सेक्शन 15 क्या बात बोलता है? सेक्शन 15 बड़ी सिंपल सी बात बोलता है कि कोई इनकम सैलरी हेड में तभी टैक्सेबल होगी जब दो व्यक्तियों के बीच, दो लोगों के बीच में एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय की रिलेशनशिप हो। तो जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होगी तभी जाकर के जो है इनकम टैक्सेबल होगी अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप को एक और नाम से जाना जाता था, जिसे हम प्रिंसिपल एजेंट की रिलेशनशिप कहते हैं या फिर मास्टर एंड सर्वेंट की कहते हैं। मास्टर एंड सर्वेंट की रिलेशनशिप कहते हैं, प्रिंसिपल एजेंट अलग हुआ करती थी। चलिए इसी के बारे में बात कर लेते हैं। हमारी जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की रिलेशनशिप है उसे हम मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप भी बोलते हैं। लेकिन एक और रिलेशनशिप थी प्रिंसिपल एजेंट की। तो हमने एक टॉपिक पढ़ा था कि सर ये मास्टर सर्वेंट और प्रिंसिपल एजेंट ये क्या होती है दोनों रिलेशनशिप। देखिए, मास्टर सर्वेंट तो बड़ी सिंपल है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, जिसमें मास्टर अपने सर्वेंट को बताएगा कि उसे क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। ठीक है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, सब कुछ बताएगा। वहीं प्रिंसिपल एजेंट की जो रिलेशनशिप होती है वो अलग होती है। जैसे बात करें कि एक सीएमए है, सीएमए किसी की ऑडिट कर रहा है, तो वहां पर उसका एम्प्लॉय नहीं है, वो वहां पर एज एन एजेंट वर्क कर रहा है वहां पर, क्योंकि वो उसके बिहाफ पर उसका काम कर रहा है। किसी लॉयर के पास जाते हैं, भाई मेरा केस लड़ना है, वो आपका एम्प्लॉय नहीं है, वो आपका क्या है, एजेंट है। तो इसमें आप ओनली ये बताते हो कि क्या करना है और कब करना है, कैसे करना है आप नहीं बताओगे, क्योंकि कैसे करना है वो अगला करेगा, उसके पास में इतनी नॉलेज है। तो ये जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं जो आपके बिहाफ पर वर्क करते हैं कभी भी, तो वो कौन सी रिलेशनशिप होती है? प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप होती है। इसके बाद में हमने कुछ नोट्स पढ़े थे। नोट्स क्या पढ़े थे कि जो एमपी एमएलए को जो सैलरी मिलती है, एमपी एमएलए को जो सैलरी मिलती है वो अदर सोर्स में जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि एमपी एमएलए जो है वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं बल्कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक माने जाते हैं। इस वजह से जो है वो सैलरी कहाँ जाती है? अदर सोर्सेज में जाती है। इसके बाद में हमने पढ़ा था एग्जामिनरशिप रेमुनरेशन जो मिलता है एग्जाम्स में एग्जामिनर को, वो भी अदर सोर्स में ही जाकर के टैक्सेबल होता है। इसके अलावा हमने डॉक्टर्स के बारे में पढ़ा था, जो घर पे देखते हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, वो कहाँ जाती है? पीजीबीपी में जाती है एज ए प्रोफेशनल। फिर हमने पढ़ा था ये वेटर्स को जो टिप्स वगैरह मिलती है, चाहे डायरेक्टली आप दो या आप पहले उसको एम्प्लॉयर को दो फिर उसका एम्प्लॉयर उसको दे, कैसे भी दे, ऑलवेज टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेज। तो टिप्स रिसीव्ड बाय वेटर इज ऑलवेज टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेज। फिर हमने एक और बात पढ़ी थी, यहां पर क्या बात पढ़ी थी सर? कि सैलरी और वेजेस में कोई फर्क नहीं है। सैलरी चैप्टर के अंदर, हेड के अंदर दोनों चीजें एक ही है, सेम है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन सैलरी एंड वेजेस। इसके बाद में हमने एक और बात पढ़ी थी कि डायरेक्टर को जो रेमुनरेशन मिलता है कंपनीज वगैरह में बैठने के बदले में, वो कहाँ टैक्सेबल होता है? अदर सोर्स में। लेकिन अगर कोई डायरेक्टर एम्प्लॉय भी है आपका, ये कोई डायरेक्टर है एज एन एम्प्लॉय भी वर्क करता है, फिर उसको चाहे रेमुनरेशन ही क्यों ना मिले, वो कहाँ टैक्सेबल होगा? फिर वो सैलरी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन कई बार ऐसे होता है बताया हुआ ही नहीं होता है कि ये एम्प्लॉय है या नहीं, तो उस सिचुएशन में क्या करे? तो जनरली होता है ये है कि पार्ट टाइम डायरेक्टर अगर है तो ये हम मान सकते हैं वो एम्प्लॉय नहीं होगा। फिर हम पार्ट टाइम को ये मानते हैं ये एम्प्लॉय नहीं है, उसका रेमुनरेशन कहाँ टैक्सेबल कर देते हैं? अदर सोर्स में। लेकिन होल टाइम डायरेक्टर है, पूरे दिन ही वहां बैठा है, तो वी कैन अज्यूम कि वो एम्प्लॉय भी होगा और कहाँ चली जाती है? सैलरी हेड में रेमुनरेशन टैक्सेबल हो जाता है। यहां से एमसीक्यू जो है फ्रेम हो सकता है। उसके बाद में हमने पढ़ा था सैलरी कब टैक्सेबल होती है। तो इसमें हमने देखा था कि सैलरी की ड्यू डेट और रिसीव डेट दोनों में से जो भी पहले आती है तब जाकर के जो है सैलरी टैक्सेबल हो जाती है। इसके बाद में हमने पढ़ा था अरियर ऑफ सैलरी के बारे में। अरियर ऑफ सैलरी मतलब ऐसी सैलरी जो कि आपको मिलनी थी लेकिन नहीं मिली, अभी तक रिसीव्ड नहीं हुई है। लेकिन जो सैलरी अरियर है, इसका मतलब कोई सैलरी अरियर है, इसका मतलब क्या है कि आप काम कर चुके हो, आप सर्विसेज दे चुके हो, लेकिन आपके एम्प्लॉयर ने आपको सैलरी नहीं दी है। तो इसका मतलब वो सैलरी ड्यू तो हो गई है लेकिन अभी तक एम्प्लॉय को रिसीव्ड नहीं हुई है। तो क्या ये टैक्सेबल होगी कि नहीं होगी, सवाल ये है। तो जवाब ये है कि बिल्कुल टैक्सेबल होगी। सर एम्प्लॉय कहां से टैक्स देगा, उसको तो सैलरी नहीं मिली, सैलरी पर टैक्स जमा कराने की जिम्मेदारी
एम्प्लॉयर की होती है, एम्प्लॉय की नहीं होती है। ये सैलरी टैक्सेबल होगी अगर अपन ऐसा बोल रहे हैं, इसका मतलब इस पर जो टैक्स बनता है वो कौन जमा कराएगा? एम्प्लॉयर। चाहे उसने अभी तक एम्प्लॉय को सैलरी नहीं बांटी है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो इसके ऊपर टैक्स जमा करवा दे। यस, टीडीएस ही बोलते हैं जो भी टैक्स दूसरा काटता है। तो जो एम्प्लॉयर आपका टैक्स काटता है उसको टीडीएस ही बोला जाता है। अब बात करते हैं अरियर ऑफ सैलरी के बाद में हमने एक और पढ़ा था एडवांस सैलरी, जो कि यहाँ पर नहीं है, नीचे है। एडवांस सैलरी ऐसी सैलरी जो कि ड्यू नहीं हुई फिर भी रिसीव्ड हो गई, आपको पहले ही मिल गई, काम करने से पहले ही मिल गई। मान लीजिए आप अप्रैल मंथ की बात करें, अप्रैल मंथ में आपको जुलाई महीने की सैलरी मिल गई, तो उसको क्या बोलेंगे हम? एडवांस सैलरी बोलेंगे। एडवांस सैलरी ऐसी सैलरी जो अभी तक ड्यू नहीं हुई है लेकिन पहले ही रिसीव्ड हो गई है। हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था कि ड्यू डेट और रिसीव डेट विच एवर इज अर्लियर बेसिस पर टैक्सेबल होती है सैलरी। अरियर ऑफ सैलरी की ड्यू डेट हमेशा पहले आएगी, उसके बाद ही रिसीव्ड होगी, तो इसलिए अरियर ऑफ सैलरी हम कह सकते हैं ऑलवेज ड्यू बेसिस पर ही टैक्सेबल होती है। वहीं एडवांस सैलरी की बात करें तो पहले वो रिसीव्ड हो जाएगी और ड्यू डेट उसकी बाद में आएगी। तो हम यूं भी कह सकते हैं कि जो हमारी एडवांस सैलरी है उसकी रिसीव डेट पहले आएगी और ड्यू डेट बाद में आएगी। तो इसका मतलब क्या हम ऐसा कहते हैं कि एडवांस सैलरी इज टैक्सेबल ऑन रिसिप्ट बेसिस, ठीक है, और अरियर ऑफ सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस। इसके बाद में हमने एक टॉपिक पढ़ा था सरेंडर ऑफ सैलरी, इसको हम फॉरगिविंग ऑफ सैलरी भी बोल सकते हैं। सरेंडर ऑफ सैलरी क्या होता है? कई बार कुछ एम्प्लॉइज अपनी सैलरी क्या कर देते हैं? सरेंडर कर देते हैं कि मुझे ये सैलरी नहीं चाहिए भाई। तो अगर कोई सैलरी सरेंडर कर देता है तो क्या इसका मतलब वो टैक्सेबल नहीं होगी? नहीं, इसका मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अपनी सैलरी सरेंडर कर देता है एम्प्लॉय, तो भी वो क्या होगी? टैक्सेबल होगी। लेकिन हाँ, एक ऑप्शन है कि अगर कोई अपनी सैलरी सरेंडर कर रहा है एज पर वॉलेंट्री सरेंडर ऑफ सैलरीज एक्ट, वॉलेंट्री सरेंडर ऑफ सैलरीज एक्ट 1961, उस एक्ट के अकॉर्डिंग, उस एक्ट के प्रोविजन को मानते हुए आप क्या कर रहे हो? सैलरी सरेंडर कर रहे हो, तो उस केस में आपकी सरेंडर की गई सैलरी टैक्सेबल नहीं होगी। ये बात हमने यहां तक पढ़ ली थी। इसके आगे देखते हैं, इसके आगे हमने क्या पढ़ा था। इसके आगे हमने एक टॉपिक पढ़ा था कि कुछ सैलरीज ऐसी है जो कि टैक्सेबल ही किस बेसिस पर होती है? रिसिप्ट बेसिस पर होती है। रिसिप्ट बेसिस पर टैक्सेबल होने वाली सैलरी के बारे में पढ़ा था। इसमें जो पहली सैलरी हमारे सामने आई थी वो थी एडवांस सैलरी। अभी अभी हम पढ़ के भी आए कि जो सैलरी एडवांस में मिल जाती है वो तो टैक्सेबल ही रिसिप्ट बेसिस पर होगी। दूसरी जो अब यहाँ पर नई चीज है वो है बोनस। बोनस एक ऐसी चीज है जब आपको रिसीव्ड होगा तभी टैक्सेबल होगा। तो अगर कभी आपको ऐसे बोलते बोनस ड्यू हो गया लेकिन रिसीव्ड नहीं हुआ, तो आप उसको टैक्सेबल भी नहीं करोगे, ये ध्यान रखें। उसके बाद में आती है नोटिस पीरियड सैलरी। नोटिस पीरियड क्या होता है? जब कोई कंपनी आप छोड़ने वाले हो, आपने उनको नोटिस दे दिया है कि मैं 1 महीने बाद 2 महीने बाद कंपनी छोड़ूंगा। जब भी आपको कोई कंपनी छोड़नी होती है तो नोटिस देना होता है। तो नोटिस देने के बाद भी आप वर्क कर रहे हो, उसकी भी तो सैलरी मिलेगी आपको, लेकिन वो सैलरी तभी टैक्सेबल होगी जब आपको रिसीव्ड हो जाएगी, तभी जाकर के टैक्स। फोर्थ पॉइंट काफी अच्छा पॉइंट था, सैलरी इंक्रीज्ड विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट व्हिच वाज नॉट टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस। इसको हम सिंपल सा यूं बोलते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से बढ़ने वाली सैलरी। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कैसे बढ़ सकती है सैलरी? जैसे मान लीजिए 7th पे कमीशन है, आप अप्रैल में हो, अप्रैल में आपकी सैलरी पिछले 3 महीनों से, मतलब जनवरी से बढ़ा दी गई, 50,000 से 70,000 कर दी गई। हमने देखा भी था नॉर्मल क्लास में इसका एग्जाम्पल, जब अपन ने नॉर्मल रेगुलर पढ़ा था तब, कि वहां पर क्या हुआ था, एक एम्प्लॉय था, अप्रैल में उसकी सैलरी 50 से बढ़ाकर कितनी कर दी? 70 कर दी। तो एम्प्लॉय बोलेगा पिछले 3 महीने की सैलरी जो है वो भी दो, क्योंकि अप्रैल में सैलरी बढ़ाई गई है, और कहां से बढ़ाई गई है? जनवरी से बढ़ाई गई है। तो बोलेगा जनवरी फरवरी मार्च के 20,000 मुझे क्या दो? एक्स्ट्रा दो। तो ये 60,000 कब टैक्सेबल होंगे? जब रिसीव्ड हो जाएंगे तभी, क्योंकि ये ड्यू तो कभी हुए ही नहीं थे, ड्यू भी अभी हुए हैं जब ये फाइनल डिसीजन हुआ है। तो इसीलिए इस सैलरी को ये भी कहा जाता है कि सैलरी इंक्रीज विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, या फिर ऐसी सैलरी जो कि ड्यू बेसिस पर टैक्सेबल ही नहीं हुई थी, और होना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च में पता ही नहीं था कि ये सैलरी ड्यू भी होगी क्या, ये बढ़ेगी भी क्या। इसके बाद में हमने पढ़ा था व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ सैलरी। सैलरी की ड्यू डेट क्या होती है? क्या होता है कि हमें साल तो सीधा सीधा क्या लेना होता है? अप्रैल टू मार्च ही टैक्सेबल करना होता है, लेकिन कुछ एम्प्लॉइज की सैलरी महीने के आखिरी दिन ड्यू हो जाती है, और कुछ एम्प्लॉइज की सैलरी अगले महीने के पहले दिन ड्यू होती है। अगर महीने के आखिरी दिन ड्यू हो रही है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सिंपली आपको अप्रैल से लेकर के मार्च तक की सैलरी लेनी होती है। लेकिन अगर ऐसा बोल दे सैलरी ड्यू ऑन फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ, तो इसमें हमने एक लॉजिक देखा था। सर क्या लॉजिक देखा था? इसमें क्या होता है, फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ के केस में फिर इसका मतलब ये हो गया कि आपकी अप्रैल में जो ड्यू होने वाली सैलरी, मान लो ये कोई अप्रैल वाला महीना है,
हर महीने की सैलरी फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ ड्यू होगी। ये मान लीजिए मार्च था और ये मई आने वाला है। अप्रैल में जो सैलरी ड्यू होगी ना, वो किसकी ड्यू हो रही होगी फिर? मार्च की सैलरी, क्योंकि फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ, अगले महीने की पहली तारीख। फिर अप्रैल की जो सैलरी ड्यू हो रही होगी वो किस में हो रही होगी? मई में जाकर ड्यू हो रही होगी। तो एक्चुअल में जो अप्रैल में सैलरी टैक्सेबल होती है, आती है, वो कौन सी सैलरी होती है? मार्च की होती है। इसी वजह से हम क्या करते हैं कि फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ का जब केस होता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, मार्च टू फेब की सैलरी लेते हैं। मार्च टू फेब की सैलरी लेते हैं ताकि ले अप्रैल की रहे हैं, मतलब टैक्सेबल अप्रैल महीने को ही कर रहे हैं, लेकिन अप्रैल महीने में जो सैलरी टैक्सेबल हो रही है वो होती कौन से महीने की है? मार्च महीने की। तो आप दूसरे शब्दों में यूं भी समझ सकते हो कि लास्ट डे ऑफ ईच मंथ है तो अप्रैल टू मार्च लेनी है, और फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ है तो हमें मार्च टू फेब की सैलरी लेनी है। इसके हमने कुछ एग्जाम्पल भी करे थे फिर। इसके बाद में देखिए आगे एक ग्रेड सिस्टम, या जिसे हम चेन सिस्टम बोलते हैं, वो भी हमने देखा था सैलरी का। ग्रेड सिस्टम और चेन सिस्टम में सैलरी कुछ इस तरीके से दी हुई होती है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझा था, 20,000 है, फिर 5,000 दे रखा है, फिर 30,000। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आप जब ज्वाइन करोगे तब आपकी सैलरी कितनी होगी? 20,000। फिर हर एक साल के बाद जैसे जैसे आप ईयर कंप्लीट करोगे, आपकी सैलरी 5,000 रुपीज से बढ़ती जाएगी। और ये 5,000 रुपीज कब तक बढ़ेंगे? जब तक बढ़ते बढ़ते वो कहां तक ना पहुंच जाए? 30,000। जैसे ही वो 30,000 पर पहुंच जाएगी, उसके बाद कितना बढ़ेगी? 8,000 बढ़ेगी। और वो तब तक बढ़ती रहेगी जब तक वो 46,000 ना पहुंचे। अच्छा, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऐसा बोल दे किसी एम्प्लॉय ने ज्वाइन ही यहां से किया है, ऐसे बोल देंगे दैट सच एम्प्लॉय ज्वाइंड ऑन द ग्रेड ऑफ 30,000। तो आपकी शुरुआत ही कहां से होगी? 30 से। तो यहां से देखना शुरू करोगे, हाँ इसके पीछे भी है लेकिन देखना ही नहीं है उसकी ज्वाइनिंग कहां से करवा दी, इस लेवल से। तो फिर आप ये 30 देखोगे, फिर इसके जस्ट नेक्स्ट ईयर कितनी बढ़ जाएगी? डायरेक्टली 8,000 बढ़ जाएगी। ज्वाइनिंग कभी बीच में भी हो सकती है ग्रेड के, तो ग्रेड के बीच में हो गई तो फिर वहां से शुरुआत हो जाएगी हमारी। लेकिन जनरली यहां से पूरा फ्रेश अगर कोई शुरुआत कर रहा है तो यहीं से देखी जाती है। ग्रेड सिस्टम सैलरी देखने के बाद हमारा बेसिक पूरा हो गया था। बेसिक पूरा होने के बाद में हमने एक छोटा सा टॉपिक देखा था कि अलाउंसेस एंड परक्विजिट में क्या डिफरेंस है। तो वहां पर हमने देखा था कि अलाउंसेस जो है वो कैश में मिलते हैं, कैश बेनिफिट है ये। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने एक एग्जांपल लिया था कि आपको मोबाइल फोन चाहिए, तो आपके पापा ने आपको पैसे दे दिए, बोला ये मोबाइल फोन लेके आ जाए। एक तो ये सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है? आपको पैसे नहीं दिए, आपको क्या करा? आपको मोबाइल फोन ही ला करके दे दिया। ये दो सिचुएशन है। जो पहली सिचुएशन है वो है अलाउंस, जो दूसरी सिचुएशन है वो है परक्विजिट। ऐसा ही एम्प्लॉयर करता है। एम्प्लॉयर क्या करता है? मान लीजिए आपको किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए एम्प्लॉयर ने पैसे दे दिए, इसका मतलब वो क्या है? अलाउंस है। और मान लीजिए एम्प्लॉयर ने पैसे ना देके कोई फैसिलिटी दे दी डायरेक्टली आपको, तो वो क्या है? परक्विजिट होता है। इसके बाद में हमने अलाउंसेस स्टार्ट किए थे। अलाउंसेस में हमने देखा था कि अलाउंसेस को हम 4 कैटेगरीज में बांट रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ टैक्सेबिलिटी। हमने देखा था पहले कैटेगरी का जो अलाउंस है, एग्जम्प्ट अप टू द अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड, जितना खर्चा करोगे उतना एग्जम्प्ट। नेक्स्ट हमने देखा था फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस। फिर हमने देखा था एग्जम्प्ट अप टू सम स्पेसिफाइड लिमिट वाला, कि एक लिमिट तक ही एग्जम्प्ट होगा वही। और लास्ट तो फुल्ली एग्जम्प्ट है, सब कुछ ही एग्जम्प्ट होता है। सबसे पहली कैटेगरी की हमने बात करी थी, तो बड़ा सिंपल सा इसका फॉर्मेट देखा था कि जितना रुपया मिला उसमें से जितना खर्चा हो गया उसको क्या कर दो? एग्जम्प्ट कर दो। सर अगर खर्चे के बारे में पता ही ना हो, इन्फॉर्मेशन ही ना हो, तो वी विल अज्यूम के सारा ही खर्च हो गया है, ये मान के चलेंगे। कई बार ऐसे भी देता है कि इतना परसेंट यूज फॉर ऑफिशियल या इतना परसेंट यूज फॉर पर्सनल, तो क्या करोगे फिर? जितना ऑफिशियल है उतने पार्ट की एग्जाम, बाकी वाला टैक्सेबल कर दिया जाएगा। अच्छा, इस कैटेगरी में कौन कौन से अलाउंसेस आते हैं, इसके लिए अपन ने एक छोटे से स्टोरी पढ़ी थी। रामू डेली ट्रेवल इन अकेडमिक यूनिफॉर्म फॉर रिसर्च वर्क विथ हेल्पर। फॉर हिज कन्वीनियंस ही इज नाउ ट्रांसफर्ड फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट। मतलब इस कहानी से हमने फिर कुछ अलाउंस निकाले थे। डेली से डेली अलाउंस, ट्रेवल से ट्रेवलिंग अलाउंस, अकेडमिक से अकेडमिक अलाउंस, या फिर इसे एजुकेशन अलाउंस भी बोलते हैं। एजुकेशन किसकी? खुद की एम्प्लॉय की। फिर इसके बाद में यूनिफॉर्म अलाउंस निकाले थे। अच्छा सर, एक ड्रेस अलाउंस भी होते हैं। ड्रेस अलाउंस अलग होते हैं, यूनिफॉर्म अलाउंस अलग होते हैं। यूनिफॉर्म क्या होती है? जो फिक्स कोड ऑफ कंडक्ट है। ड्रेस जो नॉर्मल कैजुअली आप पहनते हैं। देन रिसर्च से रिसर्च एंड डेवलपमेंट अलाउंस निकले थे। हेल्पर से हेल्पर या असिस्टेंट अलाउंस, किसी एम्प्लॉय के साथ में बोला है तुम काम में हाथ बटाने के लिए एक आदमी को और रख लेना, तो वो उसके लिए मिलता है ये हेल्पर असिस्टेंट।
कन्वीनियंस अलाउंस, कन्वीनियंस से कन्वीनियंस अलाउंस बोला था, ट्रांसफर से ट्रांसफर अलाउंस, और प्रोफेशनल डेवलपमेंट से प्रोफेशनल डेवलपमेंट। इसके बाद में हमने एक बात करी थी सर कि ये कन्वीनियंस, ट्रैवलिंग और ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये इन तीनों में फर्क क्या है, क्योंकि हमें ये सेम से लगते हैं। देखिए तीनों में फर्क बड़ा सिंपल सा था। आपको अगर घर से ऑफिस और ऑफिस से घर आने जाने के लिए जो अलाउंस मिलते हैं वो होते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस। अच्छा, आप ऑफिस आ गए, अब आपको ऑफिस आने के बाद किसी काम से विद इन सिटी भेजा, ठीक है, वो आने जाने का उसका भी अलाउंस मिलता है, उसको बोलते हैं कन्वीनियंस अलाउंस। और अब आउटसाइड दूसरी सिटी जा रहे हो तो उसके लिए जो मिलता है उसको बोलते हैं ट्रैवलिंग। तो ट्रांसपोर्ट होम टू ऑफिस, ऑफिस टू होम, कन्वीनियंस विद इन सिटी फॉर ऑफिस वर्क, और ट्रैवलिंग आउटसाइड सिटी फॉर ऑफिस वर्क, इन तीनों के लिए जो मिलता है। इसके बाद में हमने देखे थे फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस। इससे रिलेटेड नोट्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि क्या क्या ध्यान रखने की बात है। अभी अभी एग्जम्पशन का अमाउंट ध्यान रखिए, कभी भी जितना अलाउंस मिला है उससे ज्यादा एग्जम्पशन आपको नहीं मिल सकती है। अच्छा, नेक्स्ट फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस थे, मतलब कोई एग्जम्पशन नहीं, कोई खर्चे से मतलब नहीं, कोई लिमिट नहीं, सिंपल से थे। क्या था सर, यहां पर एक छोटी सी स्टोरी पढ़ी थी हमने। क्या पढ़ी थी सर स्टोरी? डियर मिस्टर श्याम है, जयपुर सिटी में अपनी फैमिली के साथ में रहते हैं, वहां उनका मेडिकल का बिजनेस चलता है, ठीक है। नून में क्या है, जब दोपहर हो जाती है 1-2 बजे, तो उनकी वार्डन, वार्डन मतलब पत्नी, वो क्या करती है, उन्हें टेलीफोन करती है, अजी सुनते हो, आपका टिफिन भिजवा दूं? फिर वो बोलते हैं हाँ भिजवा दो। फिर जो सर्वेंट है वो टिफिन या लंच लेकर के निकलता है, ठीक है। सर्वेंट टिफिन दे करके ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी का यूज करते हुए बस में बैठ करके वो वापस आ जाता है। लेकिन अब इनका मेडिकल का बिजनेस इतना अच्छा चल रहा है कि इन्हें लंच करने की टाइम ही नहीं है, इनकी आदत ही नहीं है। मतलब लंच के टाइम होने पर इतना काम है कि वो होते होते आपका इवनिंग का जो है वो डिनर बन जाता है। अब ये सारी है, मतलब लंच करने की उनको आदत नहीं है। यहां से हमने काफी सारे अलाउंसेस निकाल लेते हैं। डियर से डियरनेस अलाउंस, जो कि महंगाई के लिए दिया जाता है। सिटी से सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, सिटीज को कंपनसेट करने के लिए कि भाई ये बड़ी सिटी है तो ज्यादा दो, यहाँ पर महंगाई ज्यादा है। छोटी सिटी तो सिटीज के अकॉर्डिंग दिया जाता है ये, ठीक है, डिटेल में अपन ने बात करी ली थी। फैमिली से फैमिली अलाउंस, फिर मेडिकल से मेडिकल अलाउंस, ट्रीटमेंट वगैरह के लिए। वार्डन से वार्डनशिप अलाउंस, ये किनको मिलता है, जो ये वार्डन लोग होते हैं हॉस्टल्स वगैरह में, ठीक है, उनको मिलता है ये वार्डनशिप अलाउंस। टेलीफोन से टेलीफोन अलाउंस हो गया था सिंपल सा। सर्वेंट से सर्वेंट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट, यहाँ पर लंच टिफिन से लंच टिफिन अलाउंस। ट्रांसपोर्ट से ट्रांसपोर्ट अलाउंस। पहले ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है थर्ड कैटेगरी में था पूरा का पूरा ही, फिर एक ट्रांसपोर्ट अलाउंस सेकंड में आ गया, और अभी इसका एक पार्ट अभी भी थर्ड में है जो अपन पढ़ेंगे अभी। अगर ट्रांसपोर्ट अलाउंस हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय को मिलता है तो उसको 3,200 रुपए की एग्जम्पशन मिलती है, फिक्स्ड, वो लिमिट है, वो थर्ड कैटेगरी में भी है, वहां भी पढ़ेंगे। अच्छा, आदत नहीं है से मतलब क्या है, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, कोई काम ना करने के बदले में जो अलाउंस मिलता है उसको बोलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी कुछ और अलाउंस है, एब्सेंट अलाउंस, रूरल अलाउंस, मैरिज अलाउंस, वो सभी, एंटरटेनमेंट अलाउंस, वो सभी इसमें आते हैं। अगर मान लीजिए कोई अलाउंस ऐसा मिल जाए जो कहीं पड़ा ही नहीं, ना तो फर्स्ट में है ना थर्ड में, तो इसका मतलब वो सब सेकंड में है, वो क्या होंगे, फुल्ली टैक्सेबल होंगे। तो अगर आपको कभी कोई नया अलाउंस मिल जाए तो उसको फुल्ली टैक्सेबल कर देना है। इसके बाद में हमने पढ़े थे अलाउंसेज एग्जम्प्ट अप टू सम स्पेसिफाइड लिमिट। ये एक लिमिट तक एग्जम्प्ट होते हैं, इनकी लिमिट बता रखी है, 100 रुपए, 300 रुपए, इस तरीके से करके। तो जितनी लिमिट है उतने ही एग्जम्प्ट होते हैं। अगर मान लो लिमिट है 100 रुपए, मिला है 80 रुपए, तो फिर एग्जम्प्ट कितना होगा, 80 होगा, 80 होगा उस केस के अंदर। लिमिट से ऊपर एग्जम्पशन नहीं जाएगी, नीचे जरूर जा सकती है अगर आपको कम ही मिले हैं तो उस सिचुएशन के अंदर, ठीक है। अब इसको अपन देख लेते हैं कि कौन कौन सी बातें यहां पर थी। मेन मेन अलाउंसेस ही हमने यहाँ पर कवर करे थे। सबसे पहला था ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट सर उधर भी है इधर भी है। इधर कौन सा है, हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय को अगर मिलता है, अगर हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय को ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल रहा है तो 3,200 रुपए पर मंथ की जो है वो एग्जम्पशन मिलती है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, बच्चों की शिक्षा के लिए अगर अलाउंस मिल रहा है तो 100 रुपए पर मंथ तक एग्जम्प्ट होगा, लेकिन 2 ही चाइल्ड तक एग्जम्प्ट होगा। इससे रिलेटेड कुछ बातें भी करी थी। सर चाइल्ड है तो सही, लेकिन वो पढ़ता नहीं है, नालायक है, स्कूल ही नहीं जाता अभी, या छोटा भी हो सकता है, तो उस केस में तो भी एग्जम्पशन मिलेगी। जैसा भी हो चाइल्ड होना चाहिए, नालायक ही हो तो भी चलेगा। उसके बाद में हमने ये देखा था
उसके हस्बैंड और वाइफ दोनों को मिलते हैं चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, तो क्या दोनों एग्जम्पशन ले सकते हैं क्या? तो ये जो एग्जम्पशन है वो चाइल्ड वाइज नहीं है, असेसी वाइज है। तो इसका मतलब चाइल्ड सिंगल हो तो भी हस्बैंड वाइफ दोनों ही एग्जम्पशन उस पर ले सकते हैं, कोई भी इश्यू उसके ऊपर नहीं है। चाइल्ड जो है अडॉप्टेड चाइल्ड, स्टेप चाइल्ड भी हो सकता है तो भी एग्जम्पशन मिल जाएगी, माइनर हो मेजर हो तो भी एग्जम्पशन मिल जाएगी। इसके बाद में हमने हॉस्टल अलाउंस पढ़ा था। हॉस्टल अलाउंस में एग्जम्पशन थी 300 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, बिल्कुल सेम है दोनों, बस यहाँ 100 है या 300 है, सारी कंडीशन भी सेम है दोनों की। उसके बाद था अंडरग्राउंड अलाउंस, जो माइंस में काम करते हैं जमीन के नीचे, उन लोगों को मिलता है 800 रुपये पर मंथ तक एग्जाम। ट्राइबल एरिया अलाउंस, जो दूर दराजों के इलाकों में काम करते हैं या जंगलों वगैरह में ड्यूटी लगती है, उनको जो है ये मिलता है और 200 रुपये पर मंथ तक एग्जाम होता है। इसके बाद में था ड्राइवर अलाउंस, जिसे हम आउट स्टेशन अलाउंस भी बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट ड्यूटी अलाउंस भी बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट अलाउंस टू ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय भी बोलते हैं। ये सारे इसके नाम थे। बड़ा सिंपल सा इसका ट्रीटमेंट था। ट्रीटमेंट क्या था सर? जितना अलाउंस रिसीव्ड हुआ है उसका 70% और 10,000 रुपए विच एवर इज लोअर, इतने रुपए की जो है एग्जम्पशन मिल जाती है आपको। लेकिन ध्यान रखें एक बात, इस अलाउंस की एग्जम्पशन तभी मिलेगी जब आपको डेली अलाउंस नहीं मिल रहे हो। डेली अलाउंस कैटेगरी 1 में है, तो एग्जम्पशन ऑफ दिस अलाउंस इज ओनली अवेलेबल व्हेन एम्प्लॉय इज नॉट रिसीविंग डेली अलाउंस। तो इस बात का ध्यान रखना। हालांकि जनरली आपको नहीं मिलेगा ऐसा कुछ कि भाई डेली वेली, लेकिन फिर भी ध्यान रखिए, हो सकता है कि कभी आपको ऐसा दे दिया जाए या बोल दिया जाए। फिर हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स किए थे रिलेटेड टू द चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बना के, जहां पर हमने देखा था हमारे सोचने में और एक्चुअल में जो होता है उसमें बड़ा फर्क होता है। वो अपन ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स करके जो है देख लिए थे। इसके बाद में हमने हाउस रेंट अलाउंस पढ़ा था, काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छा अलाउंस, बड़ा सिंपल सा अलाउंस है। लेकिन इसके अंदर क्या देखा था हमने, हाउस रेंट अलाउंस जितना मिला है वो लेना होता है, और उसमें से एग्जम्पशन जो मिलती है वो मिलती है सेक्शन 10 क्लोज 13 ए के अंदर। सर कितनी एग्जम्पशन मिलती है? 3 पॉइंट में से जो भी कम आए उतनी, और आगे ये फॉर्मेट आगे भी फॉलो होगा, ए एफ और एम में से जो भी कम आए उतनी एग्जम्पशन मिल जाती है। ए का मतलब क्या होता है? एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, जो कि रिटायरमेंट बेनिफिट में भी देखा था। एफ का मतलब क्या होता है? फॉर्मूला। हाउस रेंट अलाउंस में फॉर्मूला का मतलब क्या था? रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एचआरए सैलरी। एम का मतलब मैक्सिमम, मैक्सिमम यहां पर कितना होगा? 40% या 50% ऑफ एचआरए सैलरी। अच्छा, अब यहाँ पर सवाल ये आता है सर 40 कब ले 50 कब ले? तो मेट्रो सिटी है तो 50 लेना है, दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई, अदरवाइज हमेशा 40 ही लेना है आपको। इसके अलावा बात थी सर ये एचआरए सैलरी कैसे निकलेगी? तो बेसिक सैलरी लेनी है, डीए कंडीशनल लेना है, मतलब फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट लेना है, और कमीशन भी लेना है। कौन सा वाला? बेस्ड ऑन टर्नओवर वाला। इन तीनों में से जो भी कम आएगा, मतलब तीनों पॉइंट निकाल लो, फिर जो भी कम आएगा उतना एग्जाम। अच्छा, कई बार ऐसे भी होता है कि बीच में बेसिक सैलरी चेंज हो गई, डीए चेंज हो गया, सिटी चेंज हो गई, 40 वाली से 50 में ऐसे चले गए। तो जैसे ही चेंज हो तो रुकना होगा, रुक करके पहले एग्जम्पशन निकालो, एग्जम्पशन निकाल ली फिर आगे बढ़ो। इस बात का ध्यान रखना होगा हमें। तो रेलिवेंट पीरियड सैलरी ली जाती है। तो अगर बीच में कोई भी चेंज है तो पहले चेंज से पहले की एग्जम्पशन निकालो, देन चेंज के बाद की। अगर 5 बार चेंज हुआ है तो 5 बार एग्जम्पशन निकालनी पड़ेगी। जहां जहां चेंज उतनी बार एग्जम्पशन निकलेगी। एचआरई सैलरी का मतलब देख ही लिया था। डीए हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि कंडीशनल क्या होता है, नॉन कंडीशनल। कमीशन ओनली कौन सा लेना होता है? बेस्ड ऑन टर्नओवर वाला। ये सब करने के बाद में हम आए थे हमारे फुल्ली एग्जम्प्ट अलाउंसेस पर। फुल्ली एग्जम्प्ट अलाउंसेस में कौन कौन से अलाउंस आते हैं? हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज को जो भी अलाउंसेस मिलते हैं वो सारे क्या होते हैं? फुल्ली एग्जम्प्ट होते हैं। ठीक है, एमपीज एमएलएज को मिलने वाले अलाउंसेस जो है वो भी सारे एग्जम्प्ट होते हैं। इसके बाद में यूनाइटेड नेशन के एम्प्लॉय को मिलने वाली बेसिक सैलरी और अलाउंस दोनों ही एग्जम्प्ट होते हैं। और इसके अलावा जो सार्क कंट्री से प्रोफेसर आते हैं पढ़ाने, उनको मिलने वाले अलाउंसेस भी जो है एग्जम्प्ट होते हैं। सार्क मतलब क्या सर? सार्क कंट्रीज का एक ग्रुप है, जिस ग्रुप में ये सारे जो है देश शामिल है, इंडिया, पाकिस्तान, मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और अफगानिस्तान। ये सारे के सारे देश जो है इस ग्रुप के अंदर शामिल है। इस देश से जो भी आते हैं उन प्रोफेसर्स को मिलने वाले अलाउंस पूरे तरीके से एग्जम्प्ट होते हैं। बाकी जो यूपीएससी का चेयरमैन है, करंट और एक्स, इनको मिलने वाला यूपीएससी का जो करंट मेंबर भी है और एक्स मेंबर भी है, उनको मिलने वाले अलाउंस और परक्विजिट दोनों ही क्या होते हैं?
एग्जम्प्ट होते हैं। यहाँ पर हमने अलाउंसेज एंड कर लिया था, अलाउंसेज एंड करने के बाद में हमने पढ़े थे डिडक्शन। डिडक्शन कहाँ, ग्रॉस सैलरी जब निकल जाती है हमारी उसके बाद में डिडक्शंस मिलते हैं। 3 डिडक्शन थे, बड़े सिंपल सिंपल से क्विकली मैं आपको बताता हूँ। पहला जो डिडक्शन था वो था सेक्शन 16 क्लोज 1A का स्टैंडर्ड डिडक्शन। फिक्स्ड है, मिलेगा ही मिलेगा, और यहाँ से एमसीक्यू भी बन सकता है। कितना मिलेगा ये, 50,000 रुपीज का मिलेगा आपको हमेशा स्टैंडर्ड डिडक्शन। अच्छा सर, ग्रॉस सैलरी जो है वो 50 से भी कम आ गई, 40 आ गई, तो फिर 40 मिलेगा ऑब्वियस। आप हमेशा ध्यान रखें, अगर आपको इनकम फ्रॉम सैलरी पूछी है तो ये डिडक्शन देना ही देना है, बाय डिफॉल्ट हमेशा देना है। लेकिन आपको ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी पूछी है तो डिडक्शन देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 16 क्लोज 1 में 50,000 का डिडक्शन आपको हमेशा देना ही होता है, इस बात का ध्यान रखें। 16 क्लोज 2 में आया था एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन। एंटरटेनमेंट अलाउंस अपने आप में क्या होते हैं, फुल्ली टैक्सेबल होते हैं, पूरे के पूरे टैक्सेबल होते हैं एंटरटेनमेंट अलाउंस। लेकिन अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिले एंटरटेनमेंट अलाउंस, टैक्सेबल तो होंगे लेकिन उसे डिडक्शन भी मिलेगी सेक्शन 16 क्लोज 2 के अंदर। सर कितनी मिलेगी, एएफएम में से जो भी कमाए उतनी। एएफएम का मतलब सर, ए का मतलब एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, एफ का मतलब फॉर्मूला, सर यहाँ पर क्या है फॉर्मूला, 20% ऑफ बेसिक सैलरी। एम का मतलब मैक्सिमम, यहाँ कितना है 5,000 रुपीज। तीनों में से जो भी कम आएगा उतने रुपए की आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी। एक बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली थी कि यहाँ पर रेलिवेंट पीरियड का कंसेप्ट नहीं है, तो जो 20% ऑफ बेसिक सैलरी लेते हो वो पूरे साल की बेसिक सैलरी का ही 20% करना होगा। तीसरा 16 क्लोज 3 प्रोफेशनल और एम्प्लॉयमेंट टैक्स। ये टैक्स कौन लगाता है, ये स्टेट गवर्नमेंट्स लगाती है, राज्य सरकारें लगाती है इस टैक्स को, ठीक है। आप किसी भी स्टेट में जाओगे तो वहां के स्टेट में आप जब काम करोगे, जॉब करोगे, तो वहां की गवर्नमेंट आप पर लगाती है। ये टैक्स किसको भरना होता है, ये एम्प्लॉय को भरना होता है, और इसकी डिडक्शन मिलती है 16 क्लोज 3 में, और पेड बेसिस पर मिलती है। पेमेंट हो गया तो डिडक्शन मिलेगी, अदरवाइज डिडक्शन नहीं मिलेगी। लेकिन कई बार ऐसे भी होता है कि जो हमारा एम्प्लॉयर होता है वो एम्प्लॉयर बड़ा अच्छा होता है, तो कई बार एम्प्लॉयर भी पेमेंट कर देता है, तो फिर क्या करोगे उस सिचुएशन में, जो भी पेमेंट हुआ है वो पहले तो एक बार पार्ट बनेगा सैलरी का, ठीक है। किस नाम से जुड़ेगा, प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर के नाम से सैलरी में जुड़ेगा, फिर उसी अमाउंट की वापस से क्या मिल जाएगी, डिडक्शन। तो एम्प्लॉय ने पे किया है तो डायरेक्टली लेस करो, एम्प्लॉयर ने पे किया है तो पहले तो ऊपर सैलरी में ऐड करो, फिर यहां पर डिडक्शन दो। ये थे सेक्शन 16 के डिडक्शंस। इसके बाद में हमने पढ़ा रिटायरमेंट बेनिफिट्स। रिटायरमेंट बेनिफिट्स के अंदर हमने देखा कि 5 टाइप के रिटायरमेंट बेनिफिट्स यहां पर होंगे, ग्रेचुटी, पेंशन, लीव एनकेशमेंट, रिट्रेंचमेंट और वॉलंटरी रिटायरमेंट। तो सबसे पहले हम बात करें ग्रेचुटी की। ग्रेचुटी क्या होता है, ग्रेटिट्यूअस पेमेंट है जो कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को थैंक यू बोलने के लिए करता है इन एक्सचेंज ऑफ द लॉन्ग सर्विसेज गिवन बाय एम्प्लॉय, उसके बदले में जो है ये ग्रेचुटी नामक जो है चीज दी जाती है। अच्छा बात ये है कि ये इनकी एग्जम्पशन इंपॉर्टेंट है, और 3 चीजें ही इंपॉर्टेंट है, ग्रेचुटी, पेंशन और लीव एनकेशमेंट। अच्छा ग्रेचुटी की एग्जम्पशन कितनी मिलेगी, पहली बात तो डिपेंड करता है कि एम्प्लॉय किस टाइप का है, एम्प्लॉय सरकारी एम्प्लॉय है या प्राइवेट एम्प्लॉय है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ग्रेचुटी मिलती है तो वो पूरे तरीके से एग्जम्प्ट होती है, लेकिन अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है तो फिर एग्जम्पशन मिलेगी, और एग्जम्पशन डिपेंड करती है किस बात पर, कि ग्रेचुटी एक्ट एप्लीकेबल हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस बात पर। अच्छा अब कैसे निकाला एग्जम्पशन, वही 3 पॉइंट जो अपन पहले करते हैं। एएफएम में से जो भी कम आएगा उतनी एग्जम्पशन। ए का मतलब दोनों में सेम है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। एम का मतलब भी दोनों में सेम है, मैक्सिमम 20 लाख रुपीज। फॉर्मूला चेंज है, इधर क्या लिखा है 15 डेज की वर्किंग सैलरी इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, इधर क्या लिखा है 15 डेज की एवरेज सैलरी इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। सर ये 15 दिन की वर्किंग कैसे निकाले और 15 दिन की एवरेज कैसे निकाले, यही इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस भी यहां पर है, यहां पर पार्ट ऑफ द ईयर को लेते हैं इस वाले केस में, मतलब आपका मान लीजिए 6 महीने से ऊपर निकल गया साल, मान लीजिए 20 ईयर 7 मंथ है तो 21 लेंगे। इधर तो पार्ट ऑफ द ईयर को क्या कर देते हैं, इग्नोर। 20 ईयर 7 मंथ है तो कितना लेना है, 20 लेना। अब बात है 15 दिन की वर्किंग कैसे निकालोगे, बड़ा सिंपल है, आपको क्या करनी है, रिटायरमेंट वाले महीने की बेसिक सैलरी और डीए ले लेना है पूरा। रिटायरमेंट वाले महीने का बेसिक सैलरी और डीए पूरा ले लेना है। बेसिक सैलरी और डीए पूरा लेने के बाद उसका क्या कर देना है, 15/26 कर देना है, ठीक है। अगर इधर दूसरी तरफ अपन देखें
तो दूसरी तरफ क्या होगा कि आपको क्या करना है, पहले 1 महीने की एवरेज सैलरी लेनी, मतलब 15 दिन की चाहिए तो पहले 1 महीने की चाहिए होगी, और 1 महीने की कैसे निकलेगी, आपको लास्ट 10 मंथ की सैलरी निकालनी होगी और उसको डिवाइड कर देना होगा किससे, 10 से। तो 10 महीने की सैलरी निकाल के 10 से डिवाइड करो, और लास्ट 10 मंथ कहां से लेने, जिस दिन रिटायर हुए वहां से लेने, या फिर पिछले जिस महीने में रिटायर हुए वहां से पीछे के लेने, लास्ट 10 मंथ्स लेने हैं, मतलब जिस दिन रिटायर हुए वहां से नहीं लेने। मान लीजिए आप 15 सितंबर को रिटायर हुए तो सितंबर का कुछ नहीं लेना, उससे पहले का लेना है, अगस्त जुलाई ऐसे। वहीं लीव एनकेशमेंट में अलग है, वहां पर जिस दिन रिटायर हुए वहां से लेना होता है। अच्छा, यहाँ पर लास्ट 10 मंथ की जो सैलरी हम लेंगे उसमें क्या क्या लेंगे, तो वही एचआरए वाली सैलरी, बेसिक सैलरी, डीए कंडीशनल और कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर, तीनों को ऐड कर दो, लास्ट 10 मंथ्स के तीनों लो ऐड करके 10 से डिवाइड कर दो, तो 1 महीने की आ गई। 1 महीने की सैलरी को आधा कर दो तो 15 दिन की बन गई। ठीक है, ये 15 दिन की एवरेज सैलरी। तो अगर 15 दिन की चाहिए तो पहले 1 महीने की चाहिए होगी, और 1 महीने की चाहिए तो लास्ट 10 मंथ की सैलरी निकाल के उसको 10 से डिवाइड कर दो। ग्रेचुटी में साथ ही साथ ये देखा था कि अगर एम्प्लॉय अलाइव है, जिंदा है, तब वो ड्यू हो गई थी तो वो टैक्सेबल होगी, नॉर्मल इसी तरीके से जैसा हुआ है। लेकिन मान लीजिए कोई ग्रेचुटी एम्प्लॉय की डेथ के बाद ड्यू होती है, और रिसीव्ड तो ऑब्वियसली बात है बाद में ही होगी, तो फिर वो सैलरी जो है क्या, ग्रेचुटी जो है क्या होगी, एग्जम्प्ट होगी, टैक्सेबल नहीं होगी, उसके फैमिली मेंबर को मिलेगी लेकिन वो टैक्सेबल नहीं होगी। इसके बाद में हमने देखा था पेंशन के बारे में। पेंशन बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट था। पेंशन क्या होती है, कई बार इंस्टॉलमेंट में भी मिलती है और कई बार इकट्ठी भी निकलवा सकते हो आप। जो आपको इंस्टॉलमेंट में मिलती है उसको बोलते हैं हम अनकम्यूटेड पेंशन, और जो इकट्ठी मिल जाती है उसको क्या बोलते हैं, कम्यूटेड पेंशन। अनकम्यूटेड पेंशन जो है वो फुल्ली टैक्सेबल है, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सबके लिए। लेकिन कम्यूटेड पेंशन पे डिपेंड करता है, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो क्या हुआ करता था, फुल्ली एग्जम्प्ट, और अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो एग्जम्पशन देनी पड़ती थी अंडर सेक्शन 10 क्लोज 10A। एग्जम्पशन कितनी दिया करते थे सर, अगर ग्रेचुटी भी रिसीव्ड हुई है साथ साथ में तो ग्रॉस पेंशन का 1/3। आपको पेंशन के साथ ग्रेचुटी नहीं मिली, ओनली पेंशन ही मिल रही है, तो ग्रॉस पेंशन का हाफ। सर ये ग्रॉस पेंशन कैसे निकाले, तो ग्रॉस पेंशन ऐसे निकालनी होती है, कई बार आपको ऐसा देता है कि 60% पार्ट कम्यूट करवा लिया तो कितने मिले, 6 लाख मिले, तो ये जो 6 लाख रुपीज है ये कितने के इक्वल होंगे, 60 के, तो 100 पे कितने होंगे, ये 10 लाख। इस 10 लाख का 1/3 या हाफ करना होता है। तो पहले जो भी अमाउंट मिला है उसको ग्रॉस बनाओ, ग्रॉस बना के उसका 1/3 या हाफ करो। अच्छा, पेंशन अगर एम्प्लॉय की डेथ के बाद एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर को मिल रही है तो क्या होगा, वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी। ठीक है, और एग्जम्पशन कितनी मिलेगी वो हालांकि अपन अदर सोर्स में भी पढ़ेंगे, यहां भी देख सकते हैं। जो पेंशन मिली उसका 1/3 और 15,000 रुपए विच एवर इज लेस। ये ट्रीटमेंट कब एप्लीकेबल होगा, जब एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर को पेंशन मिल रही है तब एप्लीकेबल होगा। इसके बाद में दो छोटे छोटे हमारे जो है यहाँ पर रिटायरमेंट बेनिफिट थे। एक तो रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट कब होता है, जब किसी एम्प्लॉय को निकाल दिया जाता है तो उसको रिट्रेंचमेंट बोलते हैं। अगर रिट्रेंचमेंट किया जाता है तो फिर उसके बदले में कंपनसेशन भी दिया जाता है, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन जिसे बोला जाता है। एग्जम्पशन कितनी मिलेगी, एएफएम में से जो भी कम हो। ए का मतलब एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और एम का मतलब 5 लाख रुपए मैक्सिमम अमाउंट है। फॉर्मूला क्या लगेगा, 15 दिन की एवरेज सैलरी, जो ग्रेचुटी एक नॉट एप्लीकेबल वाला केस था ना, वही लग जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर जो ये एमसीक्यू में कई बार आ रखा है, वॉलेंट्री रिटायरमेंट, अपनी इच्छा से रिटायर होना, जिसको वीआरएस बोला जाता है। इसकी एग्जम्पशन कितनी मिलती है, एक्चुअल में जितना मिला वो और 5 लाख रुपए विच एवर इज लेस, मतलब मैक्सिमम लिमिट दोनों की कितनी है, 5 लाख रुपए है। ये ध्यान रखना, एमसीक्यू में भी पूछा गया है। उसके बाद में हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था लीव एनकेशमेंट। लीव एनकेशमेंट में हमने दो बातें पढ़ी थी। लीव एनकेजमेंट हो सकता है आप ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट ही करा लूं, जब आप वर्क कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, तभी आपने बोला कि मेरी छुट्टी जो मैंने नहीं ली उसका पैसा मुझे दे दो। अगर आप ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट ही लीव एनकेजमेंट करा लेते हो, लीव एनकेजमेंट होता क्या है, लीव ना लेने के बदले में जो पैसा मिलता है उसे लीव एनकेजमेंट बोलते हैं। तो अगर ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट ही लीव एनकेजमेंट करा लिया है तो वो फुल्ली टैक्सेबल होगा। लेकिन लीव एनकेजमेंट रिटायरमेंट के टाइम पर करा रहे हो तो फिर डिपेंड करता है, अगर आप सरकारी हो तो पूरा एग्जम्प्ट, और अगर नॉन सरकारी मतलब प्राइवेट एम्प्लॉय हो तो आपको एग्जम्पशन मिलेगी अंडर सेक्शन 10 क्लोज 10AA में। कितनी एग्जम्पशन मिलेगी सर, ए F1 F2 और M में से जो भी कमाई, यहाँ दो फॉर्मूले हैं।
पहला तो क्या है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड का मतलब, F1 मतलब 10 मंथ्स की एवरेज सैलरी, F2 मतलब एक महीने की एवरेज सैलरी इनटू अनयूज्ड लीव इन मंथ्स। अब सर ये एक महीने की कैसे निकाले, बड़ा सिंपल है, ये जो 10 महीने की निकालोगे ना उसको डिवाइड कर देना, और मैक्सिमम 3 लाख रुपीज। सर ये 10 महीने की सैलरी जो है ये इसमें क्या क्या लेना है, बेसिक सैलरी लेनी है, डीए कंडीशनल लेना है, और कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर, वही एचआरए वाली सैलरी लेनी है। लेकिन ये जो 10 महीने लेने हैं ना, जिस दिन रिटायर हुए उसी दिन से 10 महीने लेने हैं। 15 सितंबर को रिटायर हुए तो सितंबर के भी 15 दिन लेने, और फिर वहां से 9.5 मंथ्स पीछे जाना है। ठीक है, अब बात आती है सर अनयूज लीव कैसे निकाली जाती है। तो अनयूज लीव निकालना बड़ा सिंपल था, जितनी टोटल अलाउड लीव है उसमें से जो ले ली वो हटा दो। ठीक है, टोटल अलाउड लीव ड्यूरिंग लाइफ टाइम, जितने टाइम का काम करा उसमें से जो यूज कर ली उसको हटा दो। अच्छा एक बात ध्यान रखने वाली थी, अलाउड लीव 30 से ज्यादा नहीं होगी एज पर इनकम टैक्स, या फिर दूसरे शब्दों में इसको 1 मंथ भी बोल सकते हैं। एक लास्ट बात और हमने देखी थी कि अगर फैमिली मेंबर को लीव एनकेशमेंट मिलता है, एम्प्लॉय की डेथ हो गई उसके बाद, तो फिर वो टैक्सेबल नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखें। तो यहां तक की बातें हमने जो पढ़ी थी अभी तक उसको हमने कर लिया रिवाइज। इसके बाद में अब जो नेक्स्ट फेज होगा वो क्या होगा, परक्विजिट का होगा, उसको हम पढ़ेंगे। फाइनल लिमिट भी एक्सटेंड हो जाती है क्या ग्रेड पे की? फाइनल लिमिट तो हर कंपनी के ऊपर है अपने आप, बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट बढ़ाएगी तो बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ाएगी तो नहीं बढ़ेगा। वो तो गवर्नमेंट के ऊपर है, वो बढ़ाती है नहीं बढ़ाती है, ये सब अपना, इससे कोई कंसेप्ट से कोई लेना देना ही नहीं है। ऑल थिंग्स अपॉन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट चाहे तो आपके ग्रेड पे बढ़ा दे, नहीं बढ़ाए कम भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है गवर्नमेंट। चलिए इस क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास से वी विल स्टार्ट पर कुछ। तो आज अपन करने वाले हैं अपने इनकम फ्रॉम सैलरी चैप्टर के रिवीजन का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने रिवीजन करे थे आई थिंक अलाउंसेज एंड ऑल, बाकी सारी चीज़ों का। आज हम परक्विजिट्स का रिवीजन करने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम रिवीजन करेंगे परक्विजिट्स, रिवीजन ऑफ परक्विजिट्स। काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है, जैसे आपने देखा अपनी रेगुलर क्लास में बहुत सारी क्लासेस अपन को इसमें कवर करने में लग गई। तो टाइम कंज्यूमिंग होता है लेकिन आसान है, लेंथ ज़्यादा है बट डिफ़िकल्टी एज सच कुछ नहीं है। एक दो जो है वो थोड़े बड़े परक्विजिट्स हैं, अदरवाइज तो सब नॉर्मल है। चलिए आइए जानते हैं परक्विजिट्स के बारे में फटाफट से। मैं बस बोलूंगा, आपको आराम से सुनना है चीज़ों को। रेगुलर क्लास नोट्स अलग है, आपको यहाँ पर सुनने पर फोकस करना है। जो मैं बोलूंगा वो सुनते जाओ, जो मैंने बोला वो तुमने आराम से ध्यान लगा के सुन लिया तो ऑटोमेटिकली चीज़ें याद आती जाएगी, ठीक है। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था व्हाट इज परक्विजिट। आखिर परक्विजिट क्या होते हैं? तो हमने देखा था परक्विजिट नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स होते हैं जो कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को प्रोवाइड करवाता है। तो परक्विजिट्स आर द नॉन मॉनेटरी बेनिफिट विच आर प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय। बड़ा सिंपल सी बात थी, ये हमने देख लिया था परक्विजिट। नेक्स्ट थिंग क्या देखी थी हमने, ठीक है, इन हुज हैंड्स परक्विजिट इज टैक्सेबल। परक्विजिट किसके हैंड्स में टैक्सेबल होता है? सर ये तो नॉर्मल सी बात है, एम्प्लॉय के हैंड्स में टैक्सेबल होता है क्योंकि मिलता ही एम्प्लॉय को है, ठीक है, तो नॉर्मल सी बात थी। टू होम परक्विजिट्स कैन बी प्रोवाइडेड। अच्छा, परक्विजिट किस किस को प्रोवाइड कराए जा सकते हैं? तो हमने देखा था परक्विजिट्स जो है एम्प्लॉयर को और एम्प्लॉय को भी प्रोवाइड करवाए जा सकते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयर को भी प्रोवाइड कराए जा सकते हैं और एम्प्लॉय को भी प्रोवाइड, नहीं सॉरी, एम्प्लॉय को प्रोवाइड कराया जा सकता है एंड उसके फैमिली मेंबर को भी प्रोवाइड कराया जा सकते हैं। यस बेटा, तो एम्प्लॉय को प्रोवाइड कराया जा सकता है, उसके फैमिली मेंबर को भी, जैसे उसके चिल्ड्रन को, स्पाउस को, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, इनको भी प्रोवाइड करवाया जा सकता है। लेकिन प्रोवाइड किसको भी करवाओ, टैक्सेबल किसके हैंड में होगा? टैक्सेबल ऑलवेज ऑलवेज सर एम्प्लॉय के हैंड में ही होता है। तो परक्विजिट कैन बी प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय एंड टू हिज फैमिली मेंबर, हाउएवर इट इज ऑलवेज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। फिर हमने एक ही चीज देखी थी, मोड्स ऑफ प्रोवाइडिंग परक्विजिट। मोड्स देखे थे हमने,
परक्विजिट प्रोवाइड कराने के, तो देयर वर 3 मोड्स, 3 तरीके हैं जिनसे परक्विजिट प्रोवाइड कराया जा सकता है। पहला था डायरेक्ट फैसिलिटी, सेकंड था डायरेक्ट पेमेंट, एंड थर्ड हमने देखा था रिम्बर्समेंट। क्या हुआ करता था सर इसमें? देखिए, डायरेक्ट फैसिलिटी में तो क्या होता है, जो चीज है, जो फैसिलिटी है, वो डायरेक्टली एम्प्लॉय को प्रोवाइड करवा दी जाती है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉय के घर पर ही कनेक्शन करवा दिया और भिजवा दी, ठीक है, तो ये डायरेक्ट फैसिलिटी है, जो फैसिलिटी डायरेक्टली एम्प्लॉय को दे दी जाती है, जो भी चीज चाहिए एम्प्लॉय को पहुंचा दी। डायरेक्ट पेमेंट में क्या होता है कि फैसिलिटी की जो भी वैल्यू बन रही है, जो भी पेमेंट बन रहा है, वो कौन करेगा? एम्प्लॉयर। और रिम्बर्समेंट में क्या होता है, पहले एक बार एम्प्लॉय पे करेगा, देन एम्प्लॉयर उसको वो पैसे देगा। एक एग्जांपल से समझते हैं तीनों चीजों को। कंपनी ने, मान लीजिए रिलायंस ने आपके घर पर, एम्प्लॉय के घर पर इलेक्ट्रिसिटी पहुंचवा दी और सारा खर्चा भी वो देख रही है, यू नीड नॉट टू डू एनीथिंग, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट फैसिलिटी। डायरेक्ट पेमेंट में क्या होगा भाई? जनरली डायरेक्ट फैसिलिटी तो वो कंपनीज प्रोवाइड कराती है जो मैन्युफैक्चर भी खुद ही कर रही है। मान लो जैसे इंडियन ऑयल में आप काम कर रहे हो, पेट्रोल दे रही है आपको, ठीक है, तो बनाती भी वो खुद ही है, तो डायरेक्ट आपको पेट्रोल ही दे दिया। डायरेक्ट पेमेंट में क्या होता है कि जिस भी कंपनी से फैसिलिटी ली गई है उसको हमारी कंपनी डायरेक्टली पेमेंट कर देती है। मान लो इंडियन ऑयल से पेट्रोल लिया, हम तो काम करते हैं टाटा में, टाटा पेट्रोल नहीं बनाता, तो टाटा ने इंडियन ऑयल को डायरेक्टली पेमेंट कर दिया कि भाई ये ले पकड़ पेट्रोल के। ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी, वाटर फैसिलिटी, बहुत टाइप ऑफ फैसिलिटी हम देख चुके हैं। पर कुछ रिम्बर्समेंट में क्या होता है, पहले तो एक बार पैसा एम्प्लॉय की जेब से जाता है, देन एम्प्लॉय वो पैसा जो है एम्प्लॉयर से रिकवर कर लेता है, ठीक है। इसके बाद में हमने पढ़ा था वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट कैसे होगा, आखिर परक्विजिट्स को वैल्यू कैसे किया जाएगा। तो परक्विजिट वैल्यू कैसे किए जाएंगे? एज पर रूल 3 ऑफ इनकम टैक्स रूल्स। इनकम टैक्स रूल्स का रूल 3 बताता भाई कैसे वैल्यू करना है। साथ ही साथ में अगर कोई रिकवरी हुई है, मतलब किसी भी परक्विजिट के अगेंस्ट में कोई भी पैसा एम्प्लॉय से लिया गया है, तो वो रिकवरी का अमाउंट उस परक्विजिट की वैल्यू में से लेस हो जाएगा। मान लीजिए वैल्यू ऑफ परक्विजिट 10,000 रुपीज आ रही है, लेकिन 2,000 तो एम्प्लॉयर ने रिकवर भी किए हैं, तो 10,000 माइनस 2,000 टैक्सेबल कितना होगा? टैक्सेबल ओनली एंड ओनली 8,000 ही होगा उस केस में। तो ये बात हमने कर ली थी। देन हमने टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय पढ़े थे कि परक्विजिट के पॉइंट ऑफ व्यू से एम्प्लॉइज को 2 टाइप में बांटा गया है। एक को तो हम बोलते हैं स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, और एक को अपन बोलते हैं नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। अच्छा, अब ये स्पेसिफाइड और नॉन स्पेसिफाइड कौन होते हैं सर? ये भी सवाल उठ के आ जाता है कि सर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन होता है या नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन होता है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर कुछ कंडीशंस थी, 3 कंडीशन थी। अगर आप 3 में से एक भी पूरी कर रहे हो तो आप स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो। 3 कंडीशन क्या क्या थी, आइए देखते हैं बेटा। पहली चीज, आप प्रीवियस ईयर में उस कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर अपॉइंट किए गए थे, चाहे होल टाइम या पार्ट टाइम फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इवन फॉर सिंगल डे डायरेक्टर भी हो गए थे, डायरेक्टर भी बने थे, तो आप फिर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो। कुछ डजंट मेक एनी डिफरेंस, कुछ भी नहीं देखना, यू आर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। या फिर आपका क्या हो, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट कब आता है? जब 20% या उससे ज्यादा की वोटिंग पावर आप होल्ड करते हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, देन यू आर नोन एज हैविंग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। तो अब जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 20% या उससे ज्यादा की वोटिंग पावर होल्ड करते हो, तो ये माना जाएगा कि यू आर होल्डिंग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड थिंग, अगर आपकी कैश टैक्सेबल सैलरी 50,000 रुपीज पर एनम से ज्यादा है, पूरे साल के हैं पर एनम, ठीक है, इससे ज्यादा है तो भी माना जाएगा कि आप स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। इसमें क्या क्या आती है? बेसिक सैलरी आ जाता है, डीए आ जाता है, आपके अलाउंसेस की टैक्सेबल वैल्यू आ जाती है, कोई भी मॉनेटरी बेनिफिट आपको मिला है, सब कुछ ऐड, परक्विजिट को छोड़ के सब कुछ ऐड करके अगर यू आर क्रॉसिंग 50,000 रुपीज, देन
इस सिचुएशन में भी आप क्या मान लिए जाओगे, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय मान लिए जाओगे। तो इन तीनों में से एक भी कंडीशन अगर आप पूरी कर देते हैं देन यू आर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। अगर तीनों ही पूरी नहीं हो रही देन यू विल बी कॉल्ड एज नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। फिर आगे हमने क्या करा था कि परक्विजिट को 3 कैटेगरीज में बांट दिया था। कैटेगरीज ऑफ परक्विजिट, हमने परक्विजिट को 3 कैटेगरीज में बांट दिया था। कौन कौन सी कैटेगरी है सर? कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी। कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी। और ये एम्प्लॉय वाइज डिफर करती थी इनकी टैक्सेबिलिटी, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, नॉन स्पेसिफाइड। कैटेगरी ए स्पेसिफाइड नॉन स्पेसिफाइड सभी के लिए टैक्सेबल हुआ करती थी। कैटेगरी बी वाले परक्विजिट ओनली स्पेसिफाइड के लिए टैक्सेबल होंगे, नॉन स्पेसिफाइड के लिए नहीं होंगे। कैटेगरी सी वाले दोनों के लिए नहीं होंगे, एग्जम्प्टेड थे। लेकिन कैटेगरी सी एज सच पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि ए और बी में जितनी भी एग्जम्प्टेड चीजें हैं वही सी के अंदर है। देन हम बात करेंगे अब कैटेगरी ए परक्विजिट के बारे में कि कैटेगरी ए में कौन कौन से परक्विजिट थे। कैटेगरी ए परक्विजिट्स, तो कैटेगरी ए के परक्विजिट के लिए हमने एक शॉर्ट फॉर्म बनाई थी। अफ्लोसुल GMHCC EA, दिस इज द शॉर्ट फॉर्म। इसमें हमारे सारे के सारे 14 परक्विजिट थे कैटेगरी ए के। सबसे पहले बात करते हैं ए से, था अकोमोडेशन फैसिलिटी। आइए अकोमोडेशन फैसिलिटी के बारे में जानते हैं। हालांकि नॉर्मली तो अपन ने इसको एंड में पढ़ा था कैटेगरी ए में, लेकिन अब हम पहले भी समझ सकते हैं। अकोमोडेशन फैसिलिटी का वैल्यूएशन कैसे करना है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को रहने के लिए घर प्रोवाइड कराता है, अकोमोडेशन प्रोवाइड कराता है। तो उसकी टैक्सेबिलिटी कैसे निकले, तो सबसे पहले तो देखा जाएगा जो एम्प्लॉय है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो टैक्सेबल वैल्यू कितनी होती है, लाइसेंस फीस डिटरमाइंड बाय गवर्नमेंट, जितने भी गवर्नमेंट ने बता रखी उतनी टैक्सेबल वैल्यू। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय में कोई टेंशन ही नहीं लेने का, गवर्नमेंट एम्प्लॉय में खुद ही गवर्नमेंट बताती है कितना टैक्सेबल हो। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की अगर हम बात करें तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में क्या होगा। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में देखा जाएगा, क्या देखा जाएगा कि जो एम्प्लॉई है उसको अकोमोडेशन जो प्रोवाइड कराया जा रहा है वो ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है या लीज्ड बाय एम्प्लॉयर है या होटल में प्रोवाइड हो रहा है। तो अकोमोडेशन जो है हो सकता है एम्प्लॉयर का खुद का ही हो, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर हो सकता है एम्प्लॉयर ने खुद ने ही लीज पर लिया हो, और मे बी पॉसिबल कि वो होटल में प्रोवाइड करा रहा है। तो 3 केसेस नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के में 3 केसेस हमने देखे थे। ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, लीज्ड बाय एम्प्लॉयर और होटल में प्रोवाइड कराना। अगर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है तो अकोमोडेशन की वैल्यू सिटी की पॉपुलेशन पर डिपेंड करती थी, सिटी की पॉपुलेशन पर डिपेंड करती थी। अगर 10 लाख तक की पॉपुलेशन वाली सिटी है तो अकोमोडेशन सैलरी का 7.5% करना है। 10 लाख से ज्यादा है और कहां तक है, 25 लाख तक है, तो अकोमोडेशन सैलरी का 10% करना है। और 25 लाख से भी ऊपर वाली सिटी है तो अकोमोडेशन सैलरी का 15% करना है। वापस से सुन लो, 10 लाख तक की पॉपुलेशन है तो अकोमोडेशन सैलरी का 7.5%। अगर 10 लाख से ज्यादा और 25 लाख तक है तो अकोमोडेशन सैलरी का 10%, और 25 लाख से भी ज्यादा है तो अकोमोडेशन सैलरी का 15%। तो 3% यहाँ पर पॉपुलेशन पर डिपेंड करते हैं, 7.5%, 10% और 15% अकॉर्डिंग टू दी पॉपुलेशन। ये किसके होंगे परसेंटेज? सर ये परसेंटेज अकोमोडेशन सैलरी के होंगे। अकोमोडेशन सैलरी कैसे निकलती है? बेसिक सैलरी लेनी होती है, डीए का कंडीशनल पार्ट लेना होता है, मतलब फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट वाला डीए, बोनस लेना होता है, कमीशन लेना होता है हमको। इसके अलावा टैक्सेबल वैल्यू ऑफ अलाउंसेस लेनी होती है, अलाउंसेस की जो भी टैक्सेबल वैल्यू आई है, और एनी अदर मॉनेटरी बेनिफिट। इन सबको अगर हम ऐड करते हैं तो क्या निकल करके आती है? इन सबको अगर हम ऐड करेंगे तो अकोमोडेशन सैलरी निकल के आएगी, और उस अकोमोडेशन सैलरी का 7.5, 10 या 15% हमको करना होता है।
नेक्स्ट थिंग थी लीज्ड बाय एम्प्लॉयर। अगर लीज्ड बाय एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर तो खुद ही किराए पर ले रखा है घर, फिर एम्प्लॉय को दिया है, तो उस केस में कितना टैक्सेबल हुआ करता था? उस केस में बड़ा सिंपल था, एक्चुअल लीज रेंट जो पे किया है एम्प्लॉयर ने वो 15% ऑफ अकोमोडेशन सैलरी, इनमें से जो भी कम हो उतना टैक्सेबल हो जाता था। और वहीं होटल में प्रोवाइड कराया गया है तो क्या होगा? सेम सा ही है, एक्चुअल होटल रेंट पेड और 24% ऑफ अकोमोडेशन सैलरी हमको लेना होगा। हाँ, एक बात यहाँ पर और ध्यान रखने वाली थी, यदि किसी एम्प्लॉय का एक सिटी से दूसरे सिटी ट्रांसफर हुआ है और होटल में अकोमोडेशन प्रोवाइड कराया जा रहा है तो 15 डेज तक का स्टे होटल में एग्जम्प्ट होता है। तो होटल में अकोमोडेशन 15 डेज तक एग्जम्प्ट होता है अगर ड्यू टू ट्रांसफर प्रोवाइड करवाया जा रहा है तो। इसके अलावा हमने यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करी थी और एक दो नोट की भी बात करी थी। क्या है, फटाफट से देखते हैं क्योंकि सबसे बड़ा परक्विजिट यही था। मैं अगर कुछ नोट बताऊं तो कई बार क्या होता है कि जो हमें अलॉट किया गया है अकोमोडेशन उसकी डेट और जो हमने ऑक्यूपाई करा है उसकी डेट अलग अलग होती है। मान लो एम्प्लॉयर ने तो अलॉट अप्रैल में कर दिया, हमने ऑक्यूपाई अगस्त से करा, तो सर टैक्सेबल अप्रैल से होगा या अगस्त से होगा? आंसर इज जब से आप ऑक्यूपाई करते हो तब से टैक्सेबल होता है। तो ध्यान रखिए इस सिचुएशन में जब से आपने ऑक्यूपाई करा है तब से जो है वो टैक्सेबल होने वाला है। इसके अलावा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस वगैरह को अकोमोडेशन फैसिलिटी मिलती है, या लीडर ऑफ अपोजिशन को पार्लियामेंट में जो है उनको अकोमोडेशन फैसिलिटी मिलती है, तो वो एग्जम्प्ट हुआ करती थी। इसके अलावा हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करी थी कि यदि किसी एम्प्लॉय का एक सिटी से दूसरे सिटी ट्रांसफर हो गया है, ठीक है, और उसके पास इस सिटी में भी घर था और इस सिटी में भी घर है अब, और पिछला घर कंटिन्यू कर रहा है वो ट्रांसफर होने के बाद भी, तो स्टार्टिंग के 90 डेज तो दोनों में से कोई एक टैक्सेबल करवा लो, दोनों में से कोई एक, है ना। दोनों में से एक कैसे डिसीजन लेते थे अपन? दोनों की टैक्सेबल वैल्यू निकाल लेते थे 90 डेज की, जिसकी कम आ रही थी उसको टैक्सेबल करवा लेते हैं। लेकिन 90 डेज के बाद भी आप दो दो घर कंटिन्यू रख रहे हो तो फिर दोनों घर ही टैक्सेबल होंगे। देखिए, जब आपके पास ओनली एक घर है तो एक ही टैक्सेबल होगा, लेकिन जब दो दो घर है तब की बात है। दो दो घर है तो शुरू के 90 दिन तो तुमको राहत दी गई है, रियायत दी गई है, ठीक है। क्या बोला गया है कि शुरू के 90 डेज तो दोनों में से एक टैक्सेबल करवा लो जो तुम्हारी इच्छा हो, और हमारी इच्छा कौन से को टैक्सेबल करवाने की होगी? जिसकी टैक्सेबल वैल्यू कम आ रही होगी उसको टैक्सेबल करवाने। उसके बाद भी अगर दो घर कंटिन्यू रखे जा रहे हैं तो फिर तो वो दोनों ही टैक्सेबल होंगे। तो ये बातें हमने अकोमोडेशन फैसिलिटी में करी थी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट और बड़ा परक्विजिट था। अब हमारी लिस्ट में देखेंगे तो एफ से फर्नीचर फैसिलिटी है। फर्नीचर प्लस हम यूज ऑफ मूवेबल असेट भी साथ में पढ़ते थे, चलिए इसको अलग से पढ़ लेते हैं। फर्नीचर फैसिलिटी में बड़ा सिंपल सा था, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को फर्नीचर प्रोवाइड कराया। फर्नीचर में जो टेबल चेयर है वो तो आते आते एसी टीवी फ्रिज इज ऑल्सो कॉल्ड एज फर्नीचर, तो वो भी उसी के अंदर आते हैं, ध्यान रखें। तो सिंपल सा था, अगर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है फर्नीचर तो कॉस्ट का 10% जो है वो सैलरी में ऐड कर दिया जाएगा। अगर हायर करके लाया है एम्प्लॉयर खुद ही फर्नीचर को तो एक्चुअल हायर चार्जेस जो है वो सैलरी में ऐड कर दिए जाएंगे, ठीक है। ये फर्नीचर फैसिलिटी थी। इसके बाद में देखिए एल से लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की बात करते हैं। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में क्या हुआ करता था कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय की लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो होता है एलआईसी का प्रीमियम होता है वो भर दिया, तो जितने रुपए का प्रीमियम भरा उतना रुपया टैक्सेबल। एक्चुअल जितना भी प्रीमियम भरा, एक्चुअल जो भी अमाउंट है उतना रुपया जो है टैक्सेबल हो जाएगा, और ये ड्यू बेसिस पर टैक्सेबल होता है। मान लो एलआईसी का प्रीमियम ड्यू हो गया, टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर नहीं, ड्यू बेसिस पर टैक्सेबल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद था ओ से ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन से मतलब क्या है कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय की किसी भी टाइप ऑफ ऑब्लिगेशन का पेमेंट करा। मान लो एक एम्प्लॉय है रामू, रामू को मोहन को 10,000 रुपए देने थे, ठीक है। रामू के पास नहीं है तो उसके एम्प्लॉयर ने मोहन को 10,000 रुपए दे दिए। तो इस सिचुएशन में क्या हुआ है कि एम्प्लॉयर ने रामू की ऑब्लिगेशन का पेमेंट कराया, तो ये जो 10,000 रुपीज है एज परक्विजिट जो है रामू की सैलरी में जुड़ जाएंगे, और ये पेड बेसिस पर टैक्सेबल होते हैं, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। उसके बाद सुल के अंदर देखें तो एस से मतलब था सेल ऑफ मूवेबल असेट। सेल ऑफ मूवेबल असेट,
देखिए सेल ऑफ मूवेबल असेट में बड़ा सिंपल सा था कि सेल कितने में की गई है और उसकी वैल्यू कितनी थी। मान लीजिए कोई लैपटॉप है जिसकी वैल्यू जो है वो 20,000 रुपीज थी, ठीक है, एट दैट टाइम WDV 20,000 रुपीज आ रही थी। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को वो 10,000 में ही दे दिया, तो सीधा सीधा एम्प्लॉय का 10,000 का फायदा हो गया। जब 20,000 की चीज 10,000 में मिल गई तो 10,000 विल बी टैक्सेबल, ठीक है। लेकिन समस्या क्या आती है? समस्या यह आती है कि हम जो है करंट वैल्यू कैसे निकाले उस असेट की, मतलब करंट WDV कैसे निकाले, ये समस्या आती है। WDV कैसे निकाली जाती है? कॉस्ट और उसमें से लेस कर दो डेप्रीशिएशन। मान लो 3 साल हो गए थे लैपटॉप को, तो 3 साल का डेप्रीशिएशन लेस कर दो, ठीक है। अब होता क्या है कि कॉस्ट में से डेप्रीशिएशन लेस करते हैं तब WDV निकलती है। लेकिन अब बात ये आती है कि डेप्रीशिएशन की जो रेट है ना वो भी फिक्स्ड है यहाँ पर, वो भी रेट जो है वो फिक्स्ड थी, ठीक है। अगर हम बात करें लैपटॉप, कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक आइटम जिनमें डेटा स्टोर हो सकता है, उनकी बात करें तो उनके ऊपर 50% की रेट से डेप्रीशिएशन लगता है WDV मेथड, ठीक है। वहीं मोटर कार की बात करें तो मोटर कार के ऊपर डेप्रीशिएशन की रेट जो है हमको 20% बताई गई थी। और अदर असेट, इनको छोड़ करके कोई भी अदर असेट होती है तो उन पर डेप्रीशिएशन की रेट कितनी होती है? 10%, और वो भी SLM मेथड के साथ में होती है। तो कॉस्ट में डेप्रीशिएशन लगा दो जो भी सिचुएशन है, उसके बाद WDV आ जाएगी, WDV माइनस सेल प्राइस कर दो, हमारा वैल्यू ऑफ परक्विजिट आ जाएगा। लेकिन अब इसमें कुछ ध्यान रखने वाली बातें क्या थी? डेप्रीशिएशन जो है ओनली कंप्लीटेड ईयर के लिए ही लगाया जाएगा। मान लीजिए असेट 3 इयर्स 5 मंथ यूज हो गई थी तो 3 इयर्स का ही डेप्रीशिएशन लगेगा, 5 मंथ्स का डेप्रीशिएशन नहीं लगेगा। एक और बात बता देता हूं जो कि वैसे कैटेगरी सी में आती है और आपके लिए नई है, रेगुलर क्लास में भी हमने जनरली इसको कवर नहीं करते हैं। इस अदर असेट के लिए, अगर इन अदर असेट को 10 इयर्स तक यूज कर लिया है और उसके बाद में सेल किया जा रहा है तो नथिंग विल बी टैक्सेबल। क्यों? क्योंकि सोचो अदर असेट को 10 साल तक यूज कर लिया तो जीरो वैल्यू रह गई एक तरीके से एज पर इनकम टैक्स तो उसकी, तो इसलिए बोलते हैं यार 10 साल के बाद तुम दे रहे हो ओनली अदर असेट, इनको छोड़ करके इनके लिए। तो इनके लिए क्या बोला गया? इफ अदर असेट इज यूज फॉर 10 इयर्स देन सोल्ड नथिंग विल बी टैक्सेबल, एग्जम्प्ट है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट परक्विजिट की, यूज ऑफ मूवेबल असेट। मैक्सिमम कंटेंट हम कोशिश कर रहे हैं कवर करें, लेकिन सारा का सारा तो हो नहीं सकता, क्रूज रेगुलर क्लास की तो बात ही अलग है। यूज ऑफ मूवेबल असेट बड़ा सिंपल है। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कोई असेट यूज करने के लिए दिए तो कितना टैक्सेबल करे? तो बड़ा सिंपल होता है, अगर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, जो असेट यूज करने के लिए दिए वो एम्प्लॉयर की खुद की है, तो कॉस्ट का 10% कर दो, सिंपल सी बात है। लेकिन एम्प्लॉयर तो खुद ही हायर पर लेकर के आया है तो एक्चुअल हायर चार्जेस जो है वो जोड़ दीजिए। एक बात ध्यान रखने वाली होती है, यूज ऑफ कंप्यूटर, लैपटॉप एंड मोबाइल फोन फुल्ली एग्जम्प्ट होता है, कुछ भी टैक्सेबल उस सिचुएशन में नहीं होता है। उसके बाद में हमने पढ़ी थी लोन फैसिलिटी। लोन फैसिलिटी में हमने देखा था एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जो है लोन देता है या तो बिना इंटरेस्ट रेट के या मार्केट से कम इंटरेस्ट रेट पर, तो परक्विजिट आता है। कैसे निकालते थे लोन फैसिलिटी की वैल्यू? हर महीने के एंड में जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, हर महीने के एंड में आउटस्टैंडिंग अमाउंट, उसका टोटल कर लो, मल्टीप्लाई करो जितना उसको फायदा हो रहा है उतने से। मान लीजिए मार्केट में रेट 10% थी, उसको 2% में ही दे दिया है एम्प्लॉयर ने, तो 8% से मल्टीप्लाई करो। तो अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ एवरी मंथ मल्टीप्लाई मार्केट रेट माइनस एक्चुअल रेट, एक तरीके से 10% माइनस 2%। मार्केट में 10% है, एम्प्लॉयर ने 2 ही लिए या 0 ही लिए, तो 10 माइनस 2 या 0 वॉट एवर द सिचुएशन, मल्टीप्लाई 1/12, ठीक है। टोटल आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के एंड में कितना कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग था वो ले लो, मल्टीप्लाई मार्केट रेट माइनस एक्चुअल रेट कर दो, उसी टाइप के लोन की मार्केट में क्या रेट चल रही, मल्टीप्लाई 1/12। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केट रेट? तो देखिए प्रीवियस ईयर के पहले दिन 1 अप्रैल 2021 के दिन, ठीक है, SBI उसी टाइप के लोन पर क्या इंटरेस्ट रेट ले रहा था, वो मार्केट रेट है। मान लो कार लोन है तो कार लोन की मार्केट रेट बहुत सारे बैंक है, ठीक है, सबकी अलग अलग इंटरेस्ट रेट है, तो कैसे निकाले? सिंपल सा काम करो, जो हमारा प्रीवियस ईयर है उसका पहला दिन मतलब 1 अप्रैल के दिन SBI उसी टाइप के लोन पर क्या इंटरेस्ट रेट ले रहा था वही जो है हमारी मार्केट रेट बन जाती है। इसके अलावा इसमें कुछ नोट वाली बातें ध्यान में रखने वाली थी। 20,000 रुपीज तक अगर लोन फैसिलिटी दी जा रही है तो वो पूरे तरीके से एग्जम्प्ट होती है, इस बात का ध्यान रखिए।
अगर लोन फैसिलिटी दी जा रही है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिसीज जैसे कैंसर, टीबी, एड्स, तो भी जो है वो लोन फैसिलिटी जो है वो एग्जम्प्ट होती है। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं। GMHCC हमारे अगले परक्विजिट। हम बात करते हैं जी से गिफ्ट की। गिफ्ट का बड़ा सिंपल सा था, अगर कैश गिफ्ट दिया है एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को तो पूरे तरीके से टैक्सेबल होता है कैश गिफ्ट तो। ठीक है, कैश गिफ्ट जो है वो फुल्ली टैक्सेबल होता है। और अगर काइंड में गिफ्ट दिया गया है, इन काइंड गिफ्ट दिया गया है, तो इन काइंड के केस में क्या होता है, 5,000 रुपीज तक एग्जम्प्ट है और उसके बाद टैक्सेबल है। अब इसमें दो दो अजम्पशन चलती है, सर 6,000 का हुआ तो क्या होगा, तो कुछ जगह तो बोला जाता है 6,000 पूरा टैक्सेबल कर दो, और कुछ जगह बोला जाता है नहीं 6 में से 5 एग्जम्प्ट करो, 1,000 ही टैक्सेबल करो। हमारा जो सीएमए का स्टडी मटेरियल है वो क्या फॉलो करता है, सीएमए का स्टडी मटेरियल 6 में से 5,000 एग्जम्प्ट करके 1,000 टैक्सेबल करता है। ठीक है, लेकिन दूसरी अजम्पशन भी चलती है, तो अकॉर्डिंगली हमको क्या करना है, नोट भी लिख करके आना है अगर एग्जाम में ये पॉइंट आ जाता है तो जो हमारी एजम्पशन लिए, क्योंकि यहाँ पर कोई अभी तक भी क्लेरिफिकेशन नहीं है, इस वजह से ध्यान रखिए। सीए के अंदर पूरा 6,000 टैक्सेबल किया जाता है। ठीक है, गिफ्ट में ज्यादा कुछ है नहीं, इतना ही है। एम से मील फैसिलिटी। मील फैसिलिटी के बारे में हमने क्या देखा था कि अगर मील फैसिलिटी ऑफिस प्रीमाइसेस में प्रोवाइड हो रही है और ऑफिस टाइमिंग में हो रही है, ठीक है, ऑफिस प्रीमाइसेस में और ऑफिस आवर्स, ऑफिस टाइमिंग के बीच में, तो 50 रुपीज पर मील तक एग्जम्प्ट है, 50 रुपीज पर मील तक एग्जम्प्ट होगा। ये बात हमने करी थी। ठीक है, इसी के साथ साथ हमने बात करी थी कि टी, कॉफी, स्नैक्स ऑफिस प्रीमाइसेस में प्रोवाइड हो रहे हैं और ऑफिस आवर्स में प्रोवाइड हो रहे हैं तो वो फुल्ली एग्जम्प्ट होंगे, कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। इसके अलावा हमने बात करी थी मील फैसिलिटी अगर प्रोवाइड कराई जा रही है रिमोट एरिया में, रिमोट एरिया में अगर मील फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा रही है तो वो भी पूरे तरीके से एग्जम्प्ट हुआ करती थी। मील फैसिलिटी में इतना ही पढ़ने की जरूरत है। इसके बाद में हमने पढ़ी थी हॉलीडे होम फैसिलिटी। हॉलीडे होम फैसिलिटी क्या होती है, हॉलीडे होम फैसिलिटी कई सारे क्या होते हैं कि कंपनी के गेस्ट हाउस बने होते हैं अलग अलग जगह पर। मान लो मनाली है, अब रिलायंस का मनाली में गेस्ट हाउस बना हुआ है, आप मनाली घूमने गए तो आप होटल में नहीं रुके, कंपनी के गेस्ट हाउस में रुक गए, तो इसको बोलते हैं हॉलीडे होम फैसिलिटी। हॉलीडे होम फैसिलिटी कैसे टैक्सेबल होती है, देखा जाता है क्या ये फैसिलिटी सारे एम्प्लॉयज को प्रोवाइड कराई जाती है या स्पेसिफिक एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करवाई जा रही है। ठीक है, अगर हम बात करें कि यदि ये फैसिलिटी कुछ स्पेसिफिक एम्प्लॉयज को प्रोवाइड कराई जा रही है तो मार्केट रेट जो भी उस फैसिलिटी की बनती है उतना टैक्सेबल होगा। मान लीजिए मार्केट रेट 5,000 रुपये पर डे बन रही है, तो 5,000 रुपये पर डे टैक्सेबल होगा जब कुछ की एम्प्लॉय सिलेक्टेड एम्प्लॉयज को प्रोवाइड होती, लेकिन पता चले ये तो सारे एम्प्लॉयज को प्रोवाइड होती है, स्पेसिफिक एम्प्लॉयज के लिए नहीं है, तो फिर उस सिचुएशन में कितना टैक्सेबल होगा, उस सिचुएशन में टैक्सेबल होगा सर एक्चुअल खर्चे जो कंपनी के हुए हैं उतना, एक्चुअल एक्सपेंसेस टैक्सेबल होंगे। इसी के साथ साथ ध्यान रखिए हॉलीडे होम फैसिलिटी अगर ऑफिशियल पर्पस के लिए प्रोवाइड कराई जा रही है तो पूरे तरीके से एग्जम्प्ट है। अच्छा, आप हॉलीडे होम फैसिलिटी मान लीजिए ऑफिशियल पर्पस से भेजा था लेकिन आप अपने फैमिली मेंबर को भी ले गए साथ में, तो फैमिली मेंबर का जो भी बनता है वो टैक्सेबल हो जाएगा, फैमिली मेंबर पर जो भी खर्च हुआ। मान लीजिए आपको ऑफिशियल पर्पस के लिए 10 दिन भेजा था, आपने 2 दिन एक्सटेंड करवा लिए फॉर पर्सनल पर्पस, तो 2 डेज पर जो खर्चे किए कंपनी ने वो भी टैक्सेबल हो जाते हैं, इस बात का ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं डबल सी, क्रेडिट कार्ड एंड क्लब फैसिलिटी। ये ज़्यादा आते नहीं है, सिंपल सा याद रखो, क्रेडिट कार्ड एंड क्लब की फैसिलिटी अगर ऑफिशियल पर्पस के लिए तो फुल्ली एग्जम्प्ट और पर्सनल पर्पस के लिए तो फुल्ली टैक्सेबल। हाँ, क्रेडिट कार्ड और क्लब फैसिलिटी की कॉर्पोरेट मेंबरशिप अगर ली जा रही है, मतलब कोई कंपनी ये फैसिलिटी ले रही है अपने एम्प्लॉयज के लिए, तो अगर कॉर्पोरेट मेंबरशिप ली जा रही है क्रेडिट कार्ड या क्लब फैसिलिटी की, ठीक है, तो जो इनिशियल फीस लगती है ना शुरू शुरू में ज्वाइनिंग फीस, वो एग्जम्प्ट होगी, वो किसी भी एम्प्लॉय में नहीं जोड़ी जाएगी, ध्यान रखें। तो इनिशियल मेंबरशिप फीस एग्जम्प्ट होती है, हालांकि ध्यान क्या रखना है, ऑफिशियल के लिए एग्जाम, पर्सनल के लिए टैक्सेबल होता है। तो ये अपन ने सी तक पढ़ लिया। नेक्स्ट दो जो है परक्विजिट वो क्या है अपने ई से एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ईसॉप्स। इन ईसॉप्स क्या होते हैं, जनरली क्या होते हैं कि जो कंपनी
अपने एम्प्लॉयज को रोक करके रखना चाहती है, रिटेन करके रखना चाहती है, तो वो अपने एम्प्लॉयज को ईसॉप दे देती है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में आप क्या करना कि ये शेयर्स जो हम दे रहे हैं, आपको राइट्स दे रहे हैं, ये आप मार्केट से कम रेट पर खरीद सकते हो। जैसे कंपनी ने, कोई कंपनी है टाटा कंपनी, मान लो 1000 शेयर आप खरीद सकते हो 50 रुपए की रेट पर, लेकिन कब बोला, 2 साल बाद खरीद सकते हो। हमारे शेयर की मार्केट में कुछ भी रेट हो, तुमको 50 रुपए का एक शेयर मिलेगा। अब वो सोचेगा एम्प्लॉय यार 2 साल रुकना पड़ेगा, तो 2 साल रुकता है, तो एम्प्लॉय भी रुक जाता है, कंपनी को भी फायदा हो जाता है, रिटेन हो जाता है। तो टैक्सेबिलिटी कैसे होती है, बड़ी सिंपल है। जब भी आप ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहे हो, किसी ना किसी दिन जाकर के तो ऑप्शन को एक्सरसाइज करोगे। तो जब आप ऑप्शन एक्सरसाइज करोगे, उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू, मतलब शेयर की मार्केट में वैल्यू कितनी है, लेट से 400 रुपए मार्केट में वैल्यू थी, लेकिन तुमको कितने में मिल जाएगा, 50 रुपए में। एक शेयर पर कितने का फायदा, 350, टोटल 1000 शेयर थे सर, तो एम्प्लॉय की सैलरी में 3,50,000 रुपीज ऐड हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा ये कैलकुलेशन है। तो जिस दिन ऑप्शन एक्सरसाइज किया जा रहा है, ध्यान रखना, उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू लेनी है। हालांकि इस अमाउंट पर टैक्स कब देना है, अलॉटमेंट वाले टाइम पर। मान लो ऑप्शन एक्सरसाइज किया 21-22 में, और अलॉटमेंट हो रहा है 22-23 में, तो कैलकुलेशन 21-22 में ही हो जाएगी, लेकिन टैक्स भरेंगे इसके ऊपर 22-23 में। तो कैलकुलेशंस पर कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन अलॉटमेंट अगर किसी दूसरे साल में हो रहा है, तो फिर अलॉटमेंट वाले साल में ही टैक्स पे करना होता है। और ये बड़ा सिंपल सा था। ए से सुपर एन्विशन फंड, कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड सुपर एन्विशन फंड, ठीक है, एम्प्लॉयर मेंटेन करके रखता है फंड। कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड सुपर एन्विशन फंड कहाँ तक एग्जम्प्ट होता है, 1,50,000 तक एग्जम्प्ट होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, एमसीक्यू पर्पज से जो है वो पूछा जा सकता है। बताइए यहां तक की बात क्लियर है कि नहीं, यस और नो। यस बेटा। अगर स्टॉक्स की वैल्यू मान लो 50 रुपए से भी कम हो जाती है, तो क्या करेंगे, तो जो समझदार एम्प्लॉय होगा वो एक्सरसाइज ही क्यों करेगा, नुकसान थोड़ी ना एक्सरसाइज करेगा, जब महंगा मिल रहा होगा तो लेगा ही नहीं वो शेयर्स को। ठीक है, चलिए, तो कैटेगरी ए हमने पूरी कर ली है, अफलोसुल जीएमएचसीसी ई ए। तो ये सारे के सारे परक्विजिट जो है इसके अंदर देखने को मिलते थे, ये वाले परक्विजिट। ए से अकोमोडेशन फैसिलिटी, एफ से फर्नीचर फैसिलिटी, एल से लोन फैसिलिटी, ओ से ऑब्लिगेशन, एस से सेल ऑफ मूवेबल असेट, यू से यूज ऑफ मूवेबल असेट, एल से लोन फैसिलिटी, गिफ्ट फैसिलिटी, मील फैसिलिटी, हॉलीडे होम फैसिलिटी, क्रेडिट कार्ड एंड क्लब फैसिलिटी, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, और हमने अप्रूव्ड सुपर एन्विशन फंड, ये सभी पढ़ लिया। आइए कैटेगरी बी की तरफ चलते हैं। कैटेगरी बी में 6 परक्विजिट्स थे हमारे, बड़े सिंपल से। गेट एमएससी, चलिए ये 6 परक्विजिट थे। जी से शुरुआत करते हैं। गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर फैसिलिटी। कैटेगरी बी की क्या खासियत है, ये ओनली स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होती है, ध्यान रखिए। गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर फैसिलिटी सर कैसे टैक्सेबल होगी, सवाल ही आता है। देखिए, अगर गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर जो है वो मैन्युफैक्चर्ड बाय एम्प्लॉयर है, ठीक है, एम्प्लॉयर खुद ही मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है वही एम्प्लॉय की सैलरी में जुड़ जाएगी, वही टैक्सेबल हो जाएगी। अगर एम्प्लॉयर कहीं से हायर करके ला रहा है इन चीज़ों को, देन प्रोवाइड करा रहा है, तो एक्चुअल हायर चार्जेस टैक्सेबल हो जाएंगे। लेकिन मान लो इन चीज़ों का रिम्बर्समेंट अगर किया जा रहा है, मतलब पहले एम्प्लॉय ने अरेंजमेंट करा, एम्प्लॉय ने ही अपनी जेब से भरा, देन एम्प्लॉयर दे रहा है, तो उसको रिम्बर्समेंट बोलते हैं। तो फिर वो एक्चुअल रिम्बर्समेंट जितना हुआ है वो टैक्सेबल हो जाएगा, है ना। लेकिन ध्यान रखना, कैटेगरी बी में जहां भी रिम्बर्समेंट हो गया, तो फिर वो ऑल टाइप ऑफ एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होगा, चाहे आप स्पेसिफाइड हो या नॉन स्पेसिफाइड हो। ये वाला ओनली किसके लिए टैक्सेबल होगा, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए ही टैक्सेबल होता है, लेकिन ये वाला जो है सभी के लिए टैक्सेबल होगा। तो इफ मैन्युफैक्चर्ड बाय एम्प्लॉयर, देन मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट टैक्सेबल होगी। हायर्ड बाय एम्प्लॉयर, एक्चुअल हायर चार्जेस टैक्सेबल होंगे, और अगर रिम्बर्समेंट हो रहा है तो जितना रिम्बर्समेंट हो रहा है वो टैक्सेबल होगा। इसके बाद में ई, ई से आती है हमारी एजुकेशन फैसिलिटी। एजुकेशन फैसिलिटी, ठीक है, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कराई है, किसको, उसके चिल्ड्रंस को प्रोवाइड कराई है, ठीक है, तो ये चिल्ड्रंस के लिए एजुकेशन फैसिलिटी। तो एजुकेशन फैसिलिटी की टैक्सेबल वैल्यू कैसे डिटरमाइन होती है, अगर एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा रही है किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन में या स्कूल में या कॉलेज में,
जो कि owned एंड मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर है, owned एंड मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर है। अगर किसी ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा रही है तो टैक्सेबल कितना होगा? टैक्सेबल होगा मार्केट फीस, मतलब सिमिलर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो होगा उसी एरिया में उसकी जो फीस चल रही है। मान लीजिए एम्प्लॉय के बच्चों को एर्थ स्टैंडर्ड की एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा रही है, तो आसपास में एर्थ स्टैंडर्ड का जो भी स्कूल है कॉम्पिटिटिव स्कूल, उसमें जो फीस चल रही है उतनी टैक्सेबल होगी। हाँ, इसमें से एग्जम्पशन भी मिलेगी। एग्जम्पशन कितनी मिलेगी? 1000 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, और चाइल्ड पर लिमिट नहीं है, मतलब 3-4 चाइल्ड है तो भी जो है एग्जम्पशन मिल जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अदर केस है, अदर केस जनरली क्या होता है कि एम्प्लॉय ने खुद नहीं अरेंजमेंट करा, फिर खुद ही फीस भरी, देन एम्प्लॉयर से जाके रिकवर करी, तो ये जनरली रिम्बर्समेंट का केस होता है, अदर केस होता है। तो फिर जितना भी रिम्बर्समेंट एम्प्लॉयर ने करा है उतना रुपया जो है वो टैक्सेबल हो जाता है सिंपली, उसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं होता है, तो एक्चुअल जो भी रिम्बर्समेंट हुआ है वो टैक्सेबल हो जाता है। एजुकेशन फैसिलिटी की बात कर ली, टी से ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की बात कर लेते हैं। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी में भी बड़ा सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है। अगर एम्प्लॉयर खुद ही इन्वॉल्व है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी में, एम्प्लॉयर खुद ही इन्वॉल्व है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी में, ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में इन्वॉल्व है, तो कितना टैक्सेबल होगा? आपने उसी जर्नी के लिए पब्लिक से कितना चार्ज किया? मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है मुंबई से दिल्ली गया है ना, तो मुंबई से दिल्ली एम्प्लॉयर ने तो उसको फ्री में भेज दिया, लेकिन अब टैक्सेबल कितना करे? तो उसी ट्रेन में, बस में, फ्लाइट में, वॉट एवर द केस, जो पब्लिक गई है, दूसरे लोग गए, उनसे कितना रुपया चार्ज किया गया उतना रुपया टैक्सेबल, मतलब मार्केट रेट उस फैसिलिटी की कितनी है उतना टैक्सेबल हो जाएगा, सिंपल सी। ठीक है। अदर केस है, अदर केस कैसे है कि अदर केस में मैं बोलता हूँ कि एम्प्लॉयर ने टिकट प्रोवाइड करा दिया दिल्ली से मुंबई या मुंबई से दिल्ली का, तो फिर जो एक्चुअल जितने भी रुपए का टिकट आया उतना रुपया टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा एक रिम्बर्समेंट का केस भी बन सकता है यहाँ पर, कि पहले तो एम्प्लॉय को बोला तुम जाया हो, तुम्हारा जो भी पैसा लगे वो हमसे ले लेना, वो कैसे? तो एक्चुअल रिम्बर्समेंट जो हुआ है वो टैक्सेबल हो जाएगा। और ध्यान रखना, जहां भी रिम्बर्समेंट आएगा वो सभी टाइप ऑफ एम्प्लॉयज के लिए टैक्सेबल होता है, और बाकी चीजें जो है ओनली कैटेगरी बी की स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होती है। ये वाला पॉइंट ध्यान रखो, पब्लिक से जितना चार्ज करा उतना टैक्सेबल होता है। तो गैट वाला पॉइंट तो हो गया, गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर, ई से एजुकेशन, टी से ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। अब एमएससी करते हैं। एमएससी में एम से मेडिकल फैसिलिटी आया था सबसे पहले। मेडिकल फैसिलिटी बड़ा सिंपल था, लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या थी कि मेडिकल फैसिलिटी जो है सर वो विद इन इंडिया प्रोवाइड हो सकती है और आउटसाइड इंडिया भी प्रोवाइड हो सकती है मेडिकल फैसिलिटी। अगर विद इन इंडिया प्रोवाइड हो रही है तो क्या है? अगर हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, क्लिनिक एम्प्लॉयर का खुद का है, या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में प्रोवाइड कराई जा रही है ये फैसिलिटी, या फिर स्पेसिफाइड डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए प्रोवाइड कराई जा रही है, ये तीनों केस है तो ये फुल्ली एग्जम्प्ट है। एम्प्लॉयर के खुद के हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में और स्पेसिफाइड डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए अगर मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है तो वो पूरे तरीके से एग्जम्प्ट होगी। बाकी अदर अदर पूरे तरीके से टैक्सेबल हो जाएगी, ध्यान रखें। अच्छा, पहले अदर में से भी 15,000 की एग्जम्पशन मिला करती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, कुछ सालों से जो है वो बंद कर दी गई है। तो अदर इसके अलावा जो भी है वो पूरे तरीके से जो है टैक्सेबल हो जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। बस ये 3 ही एग्जम्प्ट है, बाकी सब जो है टैक्सेबल हो जाएगा। अच्छा, ग्रुप हेल्थ मेडिकल इंश्योरेंस अगर करवाया गया है एम्प्लॉयर की तरफ से, ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस या ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस, तो पूरे तरीके से एग्जम्प्ट होता है। ध्यान रखिए, ग्रुप इंडिविजुअली करा रहे हैं तो एग्जम्प्ट नहीं होता है। सर एग्जाम में ऐसे लिखा आ जाए हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर या ओनली मेडिकल इंश्योरेंस, तो क्या माने सर? कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो आप उसको जनरली ग्रुप मानिएगा, नोट लिख देना, क्योंकि एग्जाम में आया हुआ है सजेस्टेड आंसर में, फिर उसको ग्रुप ही माना था। तो अगर इन्फॉर्मेशन ना हो तो ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस मानना है। ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस या मेडिकल इंश्योरेंस भी जिसे कहते हैं, उसकी फैसिलिटी पूरे तरीके से एग्जम्प्ट होती है, इस बात का ध्यान रखिए, मेडिकल फैसिलिटी। अच्छा, ये जो भी एग्जम्पशन है, ये वाली एग्जम्पशन, ये एग्जम्पशन किसके लिए है?
एम्प्लॉय के लिए है एंड उसके फैमिली मेंबर्स के लिए है। इनके अलावा किसी को भी ये एग्जम्पशन तक भी नहीं मिलेगी, हॉस्पिटल एम्प्लॉयर के हॉस्पिटल वाली, गवर्नमेंट वाली। अच्छा, फैमिली मेंबर में सर कौन कौन आ जाएगा? देखिए, सेल्फ, स्पाउस और चिल्ड्रन तो आएंगे ही आएंगे, और पेरेंट्स, ब्रदर और सिस्टर भी आ जाएंगे अगर वो डिपेंडेंट है एम्प्लॉय के ऊपर, अदरवाइज नहीं आएंगे। सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन डिपेंडेंट हो या ना हो ऑलवेज आते हैं, फैमिली मेंबर ही माने जाएंगे। पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर को तभी फैमिली मेंबर माना जाएगा जब वो डिपेंडेंट है। अगर मान लो सिस्टर है, वो डिपेंडेंट नहीं है एम्प्लॉय पे, और उसको एम्प्लॉयर के हॉस्पिटल में मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करा दी गई, तो क्या होगा? वो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, फिर वो कोई भी एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। दूसरी तरफ आ जाते हैं आउटसाइड इंडिया। अगर आउटसाइड इंडिया मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है तो तीन बातें निकल करके आती हैं। एक तो ट्रीटमेंट पर खर्चा होता है, एक स्टे पर खर्चा होता है, और एक ट्रैवल का खर्चा होता है। ट्रीटमेंट और स्टे का बड़ा सिंपल सा हिसाब है, जितना भी खर्चा हुआ है उसमें से एग्जम्पशन कितनी मिलेगी, जितना आरबीआई ने लिमिट बताई है उतनी एग्जम्प्ट हो जाती है, बाकी टैक्सेबल हो जाता है। ठीक है, बड़ा सिंपल सा है। ट्रीटमेंट और स्टे के लिए टोटल जितने भी खर्चे हुए एम्प्लॉयर के, माइनस एग्जम्पशन कितनी दोगे, जितना आरबीआई ने बताई है उतनी दोगे। अच्छा, साथ में कितने लोग जा सकते हैं? एक अटेंडेंट जा सकता है, ऐसा नहीं पूरी फौज लेकर के चले गए। वन अटेंडेंट इज अलाउड विद द पेशेंट, ऐसा नहीं है तू तो इलाज कराना हम घूमेंगे आराम से, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ट्रैवल के लिए, ट्रैवलिंग के खर्चे के लिए क्या करें? तो ट्रैवलिंग का खर्चा या तो फुल्ली टैक्सेबल होगा या फुल्ली एग्जम्प्ट होगा। कैसे पता चले सर ये फुल्ली टैक्सेबल होगा या फुल्ली एग्जम्प्ट होगा? अगर एम्प्लॉय की ग्रॉस टोटल इनकम अप टू 2 लाख है तो फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाएगा, और अगर ग्रॉस टोटल इनकम अबाउट 2 लाख है तो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख तक है तो पूरे तरीके से एग्जम्प्ट, और 2 लाख से ऊपर है तो पूरे तरीके से टैक्सेबल। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम ओवर हियर? आप ऑल इनकम्स ले लीजिए, उस एम्प्लॉय की सारी इनकम्स का टोटल कर लीजिए, जो भी वॉट एवर द इनकम, प्लस इसके अलावा ये ट्रीटमेंट की और स्टे की जो टैक्सेबल वैल्यू आई है उसको भी ऐड करना होता है। ये सारी चीजें ऐड कर दो, ठीक है। ये सारी चीजें ऐड करने के बाद जो आएगा ना, ये सारी चीजें ऐड करने के बाद जो आएगा, अगर ये जीटीआई 2 लाख के अंदर अंदर आ रहा है तो ट्रेवल वाले को पूरा एग्जम्प्ट कर देना, अदरवाइज ट्रेवल वाले को पूरा का पूरा टैक्सेबल कर देना। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी मेडिकल फैसिलिटी की। इसके बाद एस से, एमएससी में एस आ गया, सर्वेंट फैसिलिटी। बड़ा सिंपल सा है सर्वेंट फैसिलिटी, जितने रुपए सर्वेंट को दे रहे हो उतना रुपया टैक्सेबल। सर्वेंट को या तो एम्प्लॉयर अरेंज करेगा या एम्प्लॉय अरेंज करेगा। एम्प्लॉयर ने अरेंज कराया तो भी जितनी सैलरी दे रहे हो उतना टैक्सेबल, और चाहे एम्प्लॉय ने अरेंज कराया तो भी जितनी सैलरी दे रहे हो उतना टैक्सेबल। बट पॉइंट टू बी नोटेड, इफ सर्वेंट इज अरेंज्ड बाय एम्प्लॉय, इफ सर्वेंट इज अरेंज्ड बाय एम्प्लॉय देन इट विल बी टैक्सेबल फॉर स्पेसिफाइड एंड नॉन स्पेसिफाइड बोथ। ठीक है, if servant is arranged by employee then it will be taxable for specified non specified both type of employee, but arranged by employer तो only specified के लिए taxable होगा। ठीक है, कितना taxable होगा? जितना आप एक्चुअल सैलरी दे रहे हो उतना taxable होता है, बड़ा सिंपल सा है। जितना भी एक्चुअल सैलरी आप दे रहे हो उतना रुपया जो है वो taxable हो जाता है। ठीक है, एक और बात ध्यान रखिएगा, अगर बाय चांस एम्प्लॉय को रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइड कराया जा रहा है जो कि ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, ठीक है, आरएफए रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइड कराया जा रहा है जो कि ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, ठीक है, प्रोवाइड करवाया गया, प्लस उसके साथ गार्डनर प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो गार्डनर इज ए काइंड ऑफ सर्वेंट, लेकिन गार्डनर की फैसिलिटी एग्जम्प्ट हो जाएगी। तो गार्डनर की फैसिलिटी कब एग्जम्प्ट होती है? जब वो आरएफए ओन्ड बाय एम्प्लॉयर के साथ में प्रोवाइड कराया जा रहा है तो एग्जम्प्ट हो जाती है। इफ गार्डनर इज प्रोवाइडेड विथ रेंट फ्री अकोमोडेशन विच इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर देन गार्डनर फैसिलिटी विल बी फुल्ली एग्जम्प्ट, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, और सर्वेंट में कौन कौन आ जाता है? स्वीपर आ जाता है, वॉचमैन आ जाता है, कुक आ जाता है, गार्डनर आ जाते हैं, गार्ड आ जाता है, सब कुछ जो है सर्वेंट के अंदर ही काउंट किया जाता है। कितना टैक्सेबल होगा? एक्चुअल अमाउंट टैक्सेबल होगा। नाउ वेरी मच इंपॉर्टेंट परक्विजिट सी से कार फैसिलिटी। कार फैसिलिटी के बारे में देखते हैं। देखिए, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कार प्रोवाइड कराता है तो कार की टैक्सेबिलिटी डिपेंड करती है कि वो किस यूज के लिए प्रोवाइड कराई गई है। क्या वो ओनली पर्सनल पर्पस के यूज के लिए प्रोवाइड कराई गई है, क्या वो ओनली ऑफिशियल पर्पस के यूज के लिए प्रोवाइड कराई गई है, या बोथ पर्पस के यूज में प्रोवाइड कराई गई? सबसे पहले ऑफिशियल बता दूं, ऑफिशियल पर्पस के लिए है तो ये तो फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाता है, बात ही खत्म।
अब सर कार फैसिलिटी पर्सनल पर्पस के लिए प्रोवाइड कराई गई है तो क्या होता है, तो कितना टैक्सेबल होता है, कैसे होता है? देखिए, इफ कार फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड फॉर पर्सनल पर्पस, तो टैक्सेबिलिटी कैसे होगी, क्या होगी, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर पर्सनल पर्पस के लिए प्रोवाइड कराई जा रही है तो फायदे कितने दिए उस पर टैक्सेबिलिटी डिपेंड करती है। कार से तीन तरीके के फायदे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे सकता है। पहला तो कार यूज करने के लिए दे दी, वो फायदा। रनिंग एंड मेंटेनेंस के खर्चे भी हो सकता है एम्प्लॉयर ही कर दे, और हो सकता है ड्राइवर, जिसे चौफर भी कहते हैं, वो भी कौन प्रोवाइड करा दे, एम्प्लॉयर ही प्रोवाइड करा दे। अगर कार ओनली यूज के लिए प्रोवाइड कराई गई है, ठीक है, यूज की वैल्यू कैसे निकालोगे? ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है तो कॉस्ट का 10% कर दो, यूज ऑफ कार की वैल्यू आ जाएगी। और अगर हायर्ड बाय एम्प्लॉयर है तो एक्चुअल हायर चार्जेस ले लो, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक ले लो, इन दोनों में से क्या करो, कोई एक ले लो, वो आपकी क्या हो जाएगी, टैक्सेबल वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो पहली बात तो हो गई, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को जो कार यूज करने के लिए दी है उसकी टैक्सेबल वैल्यू कैसे। सेकंड थिंग, रनिंग एंड मेंटेनेंस की बात हम कर रहे हैं। रनिंग एंड मेंटेनेंस पर जितने भी एक्चुअल में खर्चे किए गए उतने रुपए टैक्सेबल होते हैं, और ड्राइवर को भी एक्चुअल में जो पैसा दिया उतना रुपया टैक्स। फॉर एग्जांपल, मैं आपसे बात करता हूँ एक एग्जांपल के साथ। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को 5 लाख रुपए की कार प्रोवाइड कराई जो कि एम्प्लॉयर की खुद की थी। इसके अलावा रनिंग मेंटेनेंस पर 20,000 खर्च हुए और ड्राइवर पे भी 20,000 खर्च हुए, तो टैक्सेबल वैल्यू कितनी होगी? तो देखो, पहले तो यूज की वैल्यू निकालो। यूज की वैल्यू कैसे निकलेगी? 5 लाख की कॉस्ट थी, उसका 10% 50,000 रुपए। इसके अलावा रनिंग एंड मेंटेनेंस पे खर्च हुआ कितना? 20,000 रुपए वो। इसके अलावा ड्राइवर को दिया कितना? 20,000 रुपए, वो टैक्सेबल कर दो। तो टोटल मिला के कितना टैक्सेबल हो जाएगा? 90,000 रुपीज। ये लीजिए, हो गया अपना पर्सनल पर्पस। फटाफट से चलते हैं, टाइम कम है अपने, और जल्दी से इसका रिवीजन करना है। अब हो सकता है कार फैसिलिटी बोथ पर्पस के लिए भी प्रोवाइड करा दे, तो मैं आपको बड़ा सिंपल सा फंडा बता रहा हूँ, उसको सुनना। अगर बोथ पर्पस के लिए प्रोवाइड कराया जाता है तो पहले तो कार को दो पार्ट में बांटा जाता है बोथ पर्पस के अंदर। एक होती है छोटी स्मॉल कार, और एक होती है बिग कार। स्मॉल कार किसको मानते हैं? जिसकी इंजन कैपेसिटी 1.6 लीटर के अंदर अंदर है, वो स्मॉल कार है। और जिसकी इंजन कैपेसिटी 1.6 लीटर या 1600 सीसी से ऊपर का इंजन है, उसको मानते हैं बिग कार। टैक्सेबिलिटी कैसे करनी है? बड़ा सिंपल है, आपको सिर्फ ये पहचानना होगा खर्चे कौन कर रहा है। खर्चे कौन कर रहा है बोथ पर्पस के अंदर, ये पहचानना है। कार एम्प्लॉयर की होगी, है ना। अगर खर्चे एम्प्लॉयर कर रहा है तो छोटी कार के 1800 रुपए पर मंथ टैक्सेबल होते हैं, और बड़ी कार के 2400 रुपए पर मंथ टैक्सेबल होते हैं। कब होते हैं 1800 2400? जब खर्चे एम्प्लॉयर कर रहा हो तो। और अगर खर्चे एम्प्लॉई कर रहा हो तो छोटी कार के 600 रुपए पर मंथ टैक्सेबल होते हैं, और बड़ी कार के 900 रुपए पर मंथ टैक्सेबल होते हैं। ठीक है। इन एनी केस, चाहे एम्प्लॉयर वाले या एम्प्लॉय वाले केस में ड्राइवर प्रोवाइड कराया जा रहा है तो ड्राइवर के अलग से तड़का लगाना पड़ेगा 900 रुपए पर मंथ का। ड्राइवर के अलग से 900 रुपए पर मंथ जो है वो जोड़े जाते हैं। अब अगर बात करें कि अगर कार एम्प्लॉय की हो और एक्सपेंसेस कौन कर रहा हो, जनरली एक्सपेंसेस रिम्बर्स करता है फिर उस केस में एम्प्लॉयर, तभी तो फायदा होगा। अगर कार भी एम्प्लॉय की, खर्चे भी एम्प्लॉय कर रहा है, तो फिर कोई फायदा ही नहीं होगा। अगर ऐसा केस हो जाए तो सर क्या करना है? ऐसा केस में टैक्सेबल वैल्यू कैसे निकालते हैं? देखो, आपको लेना होता है एक्चुअल अमाउंट जो रिम्बर्स कराए, क्योंकि यही आपका फायदा है। मान लो कार तो अपनी है एम्प्लॉय की, एम्प्लॉयर ने 50,000 रुपए रिम्बर्स कर दिए अपन को, तो आप कैसे निकाले टैक्सेबल कितना होगा? तो जितना भी अमाउंट रिम्बर्स हुआ है वो ले लो। अब ये अमाउंट रिम्बर्स में से कुछ पार्ट एग्जम्प्ट किया जाता है। कितना पार्ट एग्जम्प्ट किया जाता है सर? ये कौन से केस की बात कर रहे हैं? जब कार एम्प्लॉय की हो। इसमें जरूर से आपको एक लाइन मिलेगी एक्सपेंसेस रिम्बर्स बाय एम्प्लॉयर की। अगर कार एम्प्लॉयर की हो तो कितना एग्जम्प्ट करना है? डिपेंड करता है अभी। डिपेंड किस पर करता है सर? अगर मान लीजिए लॉग बुक मेंटेन करी गई थी प्रॉपर, कि कहाँ गाड़ी गई, कितनी चली, ये वो वगैरह सब कुछ अगर मेंटेन था, इफ लॉग बुक वाज मेंटेन्ड, तो ऑफिशियल वाला जो पार्ट है ना, ऑफिशियल वाला जो भी परसेंट है, मान लीजिए 40% ऑफिशियल में चली, तो इसमें से 40% एग्जम्प्ट हो जाएगा। अगर इसमें से लॉग बुक नॉट मेंटेन, लॉग बुक को मेंटेन ही नहीं करा, तो कितना एग्जम्प्ट होगा? छोटी कार है तो 1800 रुपये पर मंथ, और बड़ी कार है तो 2400 रुपये पर मंथ। ड्राइवर है तो अलग से 900 रुपये पर मंथ जो है वो यहाँ पर एग्जम्प्ट हो जाएंगे। ये बात हो गई जब कार एम्प्लॉय की होती है तब। इसके अलावा बात हमने लास्ट करी थी कि अगर किसी एम्प्लॉय को मोर देन 2 कार प्रोवाइड करे, 2 और मोर कार प्रोवाइड कराई गई है बोथ पर्पस, कार फॉर बोथ पर्पस, तो ये पॉसिबल नहीं है। मतलब एक ही कार बोथ पर्पस के लिए हो सकती है, बाकी सब पर्सनल के लिए मानी जाएगी। अगर किसी एम्प्लॉय को 2 या 2 से ज्यादा बोथ पर्पस की कारें प्रोवाइड करा दी तो क्या होगा? ये पॉसिबल नहीं है। उस सिचुएशन में आप क्या करो,
जो भी बोथ पर्पज की कारें हैं उनको पहले एक बार पर्सनल मान लो, है ना। 2 कारें हैं तो 2, 3 कारें हैं तो 3, बोथ पर्पज वाली। जितनी भी बोथ पर्पज की कारें हैं उनको एक बार पर्सनल मान के टैक्सेबल वैल्यू निकाल लो। ठीक है, जिसकी टैक्सेबल वैल्यू सबसे ज्यादा आए उसको बोथ रख लेना, बाकी डीम टू बी पर्सनल रख लेना। जिसकी टैक्सेबल वैल्यू सबसे ज्यादा है तो ज्यादा टैक्स कौन देना चाहेगा, तो उसको अपन बोथ में ले आएंगे क्योंकि बोथ में टैक्सेबल वैल्यू कम आती है, और बाकी को डीम टू बी पर्सनल रख। सर ऐसा हो 2 कार पर्सनल है और 3 कार जो है बोथ पर्पज है, तो क्या करेंगे, तो पर्सनल वाली पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बोथ पर्पज की कारों पर ये प्रोविजन लागू होता है, जो पर्सनल है वो तो पर्सनल ही रहेगी। तो ये थी अपने कार फैसिलिटी की वैल्यूएशन, और इसमें अपन ने कंप्लीट कर लिए अपने सारे के सारे जो भी परक्विजिट्स होते हैं वो। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें प्रोविडेंट फंड के बारे में, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। प्रोविडेंट फंड क्या होता है, एक जिसमें एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है और एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, एक ऐसा फंड जिसमें एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करेगा और एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करेगा, ऐसा फंड जिसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं, उस फंड को बोलते हैं प्रोविडेंट फंड। ठीक है, दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं, लगभग लगभग बराबर अमाउंट ही होता है, और इस गुल्लक में जो भी पैसा इकट्ठा होगा वो एट द एंड किसका होता है, एम्प्लॉई की होता है। तो एक तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, एक एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है, और जो भी इस पर पैसा इकट्ठा होता है उस पर क्या मिलता है, इंटरेस्ट भी मिलता है। ठीक है, और कभी ना कभी होगा ये गुल्लक फोड़ा जाएगा तो एक लमसम विड्रॉल भी होता है। तो मेनली 4 चीजें होती है इसमें प्रोविडेंट फंड में। क्या क्या होती है, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का क्या होगा, एम्प्लॉई के कंट्रीब्यूशन का क्या होगा, इंटरेस्ट का क्या होगा, और लमसम विड्रॉल का क्या होगा। एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का इस चैप्टर में कुछ नहीं होता, इसका डिडक्शन मिलता है सेक्शन 80C में डिडक्शन में, तो इसको भूल जाओ। सैलरी चैप्टर में 3 ही बातें रह गई, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का क्या होगा, इंटरेस्ट का क्या होगा, और लमसम विड्रॉल का क्या होगा। तो इन तीनों का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है फंड किस टाइप का है, प्रोविडेंट फंड किस टाइप का है। प्रोविडेंट फंड बेटा 3 टाइप के होते हैं, एक स्टेचुरी प्रोविडेंट फंड, ऐसा फंड जो कि प्रोविडेंट फंड एक 1925 के अंदर स्टैब्लिश किया गया हो, ये गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटी एम्प्लॉइज के लिए मेंटेन्ड होता है। ठीक है, इसके अलावा एक होता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और एक होता है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अगर एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की मैं बात करूं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, तो स्पेसिफाइड प्रोविडेंट फंड में वो एग्जम्प्ट होता है। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में 12% ऑफ सैलरी तक एग्जम्प्ट होता है, और सैलरी एचआरए वाली सैलरी, बेसिक सैलरी, डीए कंडीशनल और कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर। अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में भी एग्जम्प्ट होता है। एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन का कोई ट्रीटमेंट की बात नहीं करूंगा। इंटरेस्ट की बात करूं तो एसपीएफ में एग्जम्प्ट, यूआरपीएफ में एग्जम्प्ट, आरपीएफ में 9.5% ऑफ कंट्रीब्यूशन तक एग्जम्प्ट होता है। ठीक है, लमसम विड्रॉल की बात करूं तो क्या होगा, जब इकट्ठा पैसा निकलेगा गुल्लक फोड़ के, एसपीएफ में एग्जम्प्ट है, आरपीएफ में एग्जम्प्ट है, और इसमें टैक्सेबल होगा। टैक्सेबल कैसे होगा सर, जब ये गुल्लक फूटेगा तो इसमें से जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन निकलेगा वो इनकम फ्रॉम सैलरी में टैक्सेबल होगा। जो एम्प्लॉय का खुद का पैसा निकलेगा, नो ट्रीटमेंट, वो तो खुद का पैसा था, खुद के पास वापस आया। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो है वह इनकम फ्रॉम सैलरी में टैक्सेबल होगा, और इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन जो है वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। ठीक है, ये प्रोविडेंट फंड के ट्रीटमेंट थे। एक और बात थी कि अगर मान लीजिए कोई अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड बाद में जाकर के रिकॉग्नाइज्ड बन जाता है तो क्या होगा, तो हमें रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से रिकैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ये मानते हुए कि ये फंड शुरू से ही क्या था, रिकॉग्नाइज था। मॉड्यूल में क्वेश्चन भी, रेगुलर क्लास में अपन ने किया भी था। लास्ट बात आती है लीव ट्रेवल कंसेशन या लीव ट्रेवल असिस्टेंट। इसका क्या होता था सर, बड़ा सिंपल सा था, जर्नी कैसे परफॉर्म करी उस पर डिपेंड करता था, 4 पॉसिबल वेज थे। अगर जर्नी परफॉर्म करी एरोप्लेन से तो इकोनॉमी क्लास का फेयर जो है शॉर्टेस्ट रूट का वो एग्जम्प्ट होता था, इकोनॉमी क्लास फेयर शॉर्टेस्ट रूट का जो है वो एग्जम्प्ट हुआ करता था। ठीक है, एरोप्लेन से अगर जर्नी परफॉर्म करिए तो। इसके अलावा हम बात करें जर्नी अगर ट्रेन से परफॉर्म करिए तो क्या होगा, तो एसी फर्स्ट क्लास का जो फेयर बनता है शॉर्टेस्ट रूट का वो एग्जम्प्ट हुआ करता था बेटा। इसके अलावा अगर हम बात करें बस से जर्नी परफॉर्म करिए तो डिलक्स क्लास बस का, रिकॉग्नाइज ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जो डिलक्स क्लास बस है उसका फेयर जो है वो एग्जम्प्ट हुआ करता था। अदर मोड से परफॉर्म करिए जर्नी, मैजिक पे लटक के गए हो, ट्रैक्टर में बैठ के गए हो, ट्रक पे लटक के गए हो, तो उस केस में क्या होगा, फिर उस केस में सर उसी रूट पर अगर ट्रेन जाती तो एसी फर्स्ट क्लास का कितना किराया बनता उतना एग्जम्प्ट होगा। ये एग्जम्पशन एम्प्लॉय के लिए है और उसके फैमिली मेंबर के लिए। फैमिली मेंबर में कौन कौन आता है, सेल्फ स्पाउस चिल्ड्रन आते हैं, पेरेंट्स ब्रदर सिस्टर तभी आते हैं जब वो डिपेंडेंट हो। चिल्ड्रन 2 तक मान्य है, 2 से ज्यादा चिल्ड्रन होगी तो मान्य नहीं है। हाँ, अगर बात करें
98 से पहले की बात है, सितंबर 98 से पहले तो 2 से ज़्यादा है तो भी चलेंगे। ये सारी बातें थी बेटा, बताइए रिकॉल हो गया कि नहीं पूरा सैलरी चैप्टर, यस और नो फटाफट से। आफ्टर सैलरी जो भी अपन ने बातें करी थी सारी की सारी अपन ने क्विकली एक बार हमने इसको देख लिया है। तो होपफुली आपको जो है रिकॉल हो गई होगी। अब आप एक बार फटाफट से जब खुद पढ़ोगे सेल्फ तो आपको सारी बातें फ्रेश और न्यू लगेगी। चलिए तो बेटा हमारा जो है यहाँ पर इनकम फ्रॉम सैलरी चैप्टर होता है खत्म।